हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर सकें। लास्ट क्लास में मैंने आपको फोरामेन ऑफ ओवेल पे ख़त्म किया था। फोरामेन ऑफ ओवेल में मैंने आपको क्या बताया था? इट इज़ द ओपनिंग और इट इज़ द पोर, इट इज़ द छेद इन बिटवीन द टू ऑरिकल। बच्चे में, फीटस में, जब माँ के पेट के अंदर फीटस होता है तो उस समय पर किसी भी प्रकार का लंग्स डेवलप उस समय पर नहीं हो पाता। इसलिए राइट ऑरिकल से डायरेक्टली ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरी के थ्रू जाता है कहाँ पर जाता है बताइए? वहाँ पर नहीं, अभी आर्टरी नहीं, एम्बिलिकल वेन के थ्रू कहाँ पर जाता है? एम्बिलिकल वेन के थ्रू जाता है। कहाँ पर? आपके प्लेसेंटा के पास। माँ उसे ऑक्सीजन दे देती है और फिर एम्बिलिकल आर्टरी से पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बाईपास कर देते हैं लंग्स को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे करके वो फोरामेन ओवेल बंद हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फोसा ओवेलिस। समय के साथ जब ये बंद हो जाता है तो दो ऑरिकल बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि लंग्स डेवलप हो गया है। पर जब कभी ये बंद ना हो पाए तो होता क्या है? दिल में छेद, तो इसको ऑपरेट करवा के हम बंद करवा सकते हैं, ठीक है। तो आज आपको मैं पढ़ा रही हूँ सेपरेटली चैम्बर्स के बारे में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। चैम्बर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया अभी तक? हम लोगों ने लास्ट क्लास में फोसा ओवेलिस खत्म कर लिया था। हम लोगों ने और क्या खत्म कर लिया था? सेप्टम खत्म कर लिए थे हार्ट में। नाउ व्हाट वी हैव टू स्टार्ट? वी हैव टू स्टार्ट अबाउट द चैम्बर्स, ओके। सो वी हैव 4 चैम्बर्स ऑन द हार्ट, ठीक है। लाइक राइट ऑरिकल, जिसे आप एट्रियम भी कहते हैं। राइट ऑरिकल क्या क्या रिसीव करता है पहले आप ये समझिए, ठीक है। राइट ऑरिकल जो होता है वो वेना कैवा को रिसीव करता है। वेना कैवा क्या होती है? इट इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी। राइट ऑरिकल में पूरे बॉडी से ब्लड कौन लेके आती है? वेना कैवा लेके आती है। और क्या रिसीव करता है राइट ऑरिकल? राइट ऑरिकल कोरोनरी साइनस को भी रिसीव करता है। कोरोनरी साइनस इज द जॉइनिंग ऑफ द कोरोनरी वेन विच इज प्रेजेंट इनटू द वॉल ऑफ द हार्ट। ये अपन को मैंने आपको पढ़ाया था, ये आपको समझ में आया था। तो मैंने आपको बताया कि राइट ऑरिकल में वेना कैवा पूरे बॉडी के पार्ट से इम्प्योर ब्लड लेकर आती है। और जो राइट ऑरिकल क्या रिसीव करता है? राइट ऑरिकल रिसीव करता है कोरोनरी साइनस का ब्लड, जो कि हार्ट की दीवारों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आते हैं, ठीक है। तो वेना कैवा के भी 2 पार्ट हैं, जो सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। सुपीरियर वेना कैवा बॉडी के अपर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को राइट ऑरिकल में लेके जाती है और इंफीरियर वेना कैवा बॉडी के लोअर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट पार्ट में या राइट ऑरिकल में लेकर आती है। सो इनलेट क्या है राइट ऑरिकल में? राइट ऑरिकल रिसीव्स द कोरोनरी साइनस, ठीक, which delivered the deoxygenated blood from the wall of the heart to the right auricle. Now vena cava के 2 पार्ट, superior vena cava and the inferior vena cava. Superior vena cava delivered the superior body parts deoxygenated blood to the right auricle and inferior vena cava delivered the blood or deoxygenated blood from the inferior or the lower body part to the right auricle, ठीक है। सुपीरियर वेना कैवा जो कि मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है। द कोरोनरी साइनस रिसीव्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी वेन, ठीक है, एंड ड्रेन इट टू द राइट ऑरिकल। अब आपको समझना है कि राइट ऑरिकल से बाहर क्या जाता है, बताइए मुझे। राइट ऑरिकल से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में और राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसे आप कहते हैं एवी फोरामेन। इसे हम बाद में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो इनलेट क्या है राइट ऑरिकल में? इनलेट है राइट ऑरिकल में सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा और कोरोनरी साइनस की। और आउटलेट क्या है? बाहर क्या जा रहा है? एवी फोरामेन, ओपनिंग इन बिटवीन द ऑरिकल एंड द वेंट्रिकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, आ जाइए नेक्स्ट। ओके, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। तो ये आपको दिखाई दे रही है सुपीरियर वेना कैवा, ठीक। सो दिस इज द सुपीरियर वेना कैवा एंड दिस इज द इंफीरियर वेना कैवा। डिलीवर द ब्लड टू द राइट ऑरिकल, ठीक है, डन, कोई दिक्कत इसमें? ओके। अब इसके बाद ये जो ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, इट इज अ एवी फोरामेन, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर छेद। इसके बारे में डिटेल से मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। नाउ नेक्स्ट थिंग, राइट वेंट्रिकल की बात करेंगे। राइट ऑरिकल इज कंप्लीट, लेट्स टॉक अबाउट द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल क्या रिसीव करता है? राइट वेंट्रिकल राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक ओपनिंग के थ्रू रिसीव करता है जिसे हम कहते हैं एवी फोरामेन। So this opening is called as AV foramen. This is called अभी छोड़ो क्या लिखा हुआ है इधर साइड, सिर्फ ये याद रखो कि ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक ओपनिंग है जिसे आप कहते हैं AV foramen।
तो बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में भरा हुआ है वो सब एवी फोरामेन ये छेद के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आएगा। डन। आउटलेट क्या है, ध्यान से देखिए, आउटलेट क्या निकल रहा है, राइट वेंट्रिकल से निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी। क्या निकल रही है, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी जनरली कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट हियर इज द एक्सेप्शन। पल्मोनरी आर्टरी यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक पहुंचाएगी इधर वाले लंग को और एक पहुंचाएगी इधर वाले लंग को। ये बात आपको समझ में आई। तो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल को ब्लड दिया जाता है। तो इनलेट क्या है, क्या रहा है, आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द ऑरिकल थ्रू द किसके, एवी फोरामेन की। और राइट वेंट्रिकल से निकल क्या रहा है, निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी जो कि एक एक्सेप्शन है, वो लेके जा रही है, इधर लेके जा रही है राइट लंग में और इधर लेके जा रही है लेफ्ट लंग में। डन, ठीक है। अब आते हैं किस पे, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। तो देखिए राइट वेंट्रिकल, इनलेट एवी फोरामेन का, आउटलेट पल्मोनरी आर्टरी का, ठीक है। नाउ तो क्या लिखा है, ड्रेन्स द इम्प्योर ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी थ्रू विच इट रीचेस टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन। डन। लेफ्ट ऑरिकल क्या रिसीव करता है, ध्यान से समझिए। नाउ नेक्स्ट थिंग, लेफ्ट ऑरिकल क्या रिसीव करता है, डायग्राम से समझेंगे हम लोग। क्लियर कर दूं मैं ये सब कुछ। लेफ्ट ऑरिकल है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लेफ्ट ऑरिकल। राइट ऑरिकल जो होता है वो बड़ा होता है, दिस पार्ट इज अ लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल क्या रिसीव करता है, लेफ्ट ऑरिकल रिसीव करता है पल्मोनरी वेन। Pulmonary vein, it is the exception. Vein generally carry the deoxygenated blood, but here the pulmonary vein, pulmons coming from the lungs, here the pulmonary vein carry the oxygenated blood, one from the right lung and one from the left lung. It came to the left auricle और पूरा oxygenated blood जो है वो लेफ्ट लंग को, लेफ्ट ऑरिकल को दे देगी, ठीक है। तो इनलेट क्या है, पल्मोनरी वेन का। आउटलेट क्या है, आउटलेट क्या है मुझे बताइए आप। एवी फोरामेन से ब्लड को दिया जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो देखिए ध्यान से कि लेफ्ट ऑरिकल में इनलेट क्या है, इट रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग बाय द पल्मोनरी वेन। आउटलेट क्या है, ये प्योर ब्लड देगी लेफ्ट वेंट्रिकल को थ्रू द एवी फोरामेन। एवी फोरामेन अभी हम लोग क्लियर नहीं कर रहे क्योंकि एवी फोरामेन मैं आपको बाद में क्लियर करूंगी। ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर फोरामेन, ठीक है, ठीक है। डन, कोई दिक्कत। तो एवी फोरामेन आपको समझ में आया। सो दिस इज द एवी फोरामेन, ओके, दिस इज द एवी फोरामेन, ठीक। नाउ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या रिसीव करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव करता है लेफ्ट ऑरिकल से प्योर ब्लड को, ठीक, प्योर ब्लड को रिसीव करता है। आउटलेट क्या है, इससे बाहर निकलती है आपकी, इससे बाहर निकलती है आपकी सिस्टेमिक आर्टरी या एओर्टा जो पूरे बॉडी के पार्ट को ब्लड पहुंचाती है, ठीक है। Now, so this is all about the inlet and outlet of the four chamber, क्या आता है और क्या जाता है, ठीक है। चलिए let's talk about the valves of the heart, ठीक है। Let's talk about the valves of the heart। चलिए देखें राइट एट्रियम में क्या क्या वॉल्व्स हैं, ध्यान से समझे कि इनलेट जो है, इनलेट क्या है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा का। सुपीरियर वेना केवा के पास एक वॉल्व होता है जिसे आप कहते हैं हार्वेशियन वॉल्व, वेरी इंपॉर्टेंट। सुपीरियर वेना केवा के ऊपर के पास कौन सा वॉल है, हार्वेशियन वॉल्व। इंफीरियर वेना केवा के पास कौन सा वॉल होता है, यूस्टेकियन वॉल्व। डन। सो वी हैव टू वॉल्व्स ऑन द सुपीरियर वेना केवा एज वेल एज द इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा के पास कौन सा वॉल है, हार्वेशियन वॉल, और इंफीरियर वेना केवा के पास है यूस्टेकियन वॉल, ठीक है। और कोरोनरी साइनस के पास है थिबेशियन वॉल्व। ये तीनों वॉल्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यूस्टेकियन और हार्वेशियन वॉल्व ये बंद खुलते नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअसली वेना केवा अपना ब्लड राइट ऑरिकल को देती रहती है, पर थिबेशियन वॉल्व जो है वो बंद और खुलता रहता है। ये चीज याद रखनी है अपने को, ठीक है। सो बेसिकली सुपीरियर वेना केवा के पास कौन सा वॉल है, हार्वेशियन वॉल्व। इंफीरियर वेना केवा के पास है यूस्टेकियन वॉल्व, और कोरोनरी साइनस विच इज द मेन वेन ऑफ द हार्ट, उसके पास है थिबेशियन वॉल्व, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल में आते हैं तो कौन सा वॉल्व है,
लेफ्ट ऑरिकल के पास क्या आती है, पल्मोनरी वेन आती है, जो कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में रिलीज करती है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई वॉल्व नहीं होता। तो सुपीरियर वेना केवा के पास कौन सा वॉल्व है बताइए मुझे, हार्वेशियन। इंफीरियर के पास कौन सा है, यूस्टेकियन। कोरोनरी साइनस के पास कौन सा है, थिबेशियन। वॉल्व क्या करते हैं, वॉल्व करते हैं बैक फ्लो प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट वॉल्व विच हैव टू क्लियर, और अभी हमको पढ़ना है, विच इज द बाइकस्पिड एंड द ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट इन बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट पार्ट। The mitral valve is present in between the, जैसे कि आपको लोगों को ये स्ट्रक्चर से और क्लियर हो जाएगा, ये देखिएगा ध्यान से इस पे, देखिए। सो द ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, द ट्राइकस्पिड वॉल्व, दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व, हियर द ट्राइकस्पिड वॉल्व विल प्रेजेंट। तो लेफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व का स्ट्रक्चर इस तरीके का रहता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, जिसे आप माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं, ये क्वेश्चन नीच में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो लेफ्ट पार्ट में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है, लेफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, और राइट पार्ट में प्रेजेंट होता है बाइकस्पिड वॉल्व। इस वॉल्व को हम लोग माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं। डन। अब आप समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में भी आपको यहां पर एक वॉल्व दिखाई दे रहा है, और एओर्टा में यहां पर आपको एक वॉल्व दिखाई दे रहा है। पल्मोनरी आर्टरी में ये ऐसा जो आपको वॉल्व दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं लगता कि ये आधा चंद्रमा है, देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि आधा चंद्रमा है, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी ल्यूनर वॉल्व। व्हाट इट इज कॉल्ड एज सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, और ऐसा ही सेम टू सेम वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होता है, एओर्टा में, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और पूरे बॉडी को प्योर ब्लड सप्लाई करती है। इसे भी आप क्या कहते हैं, इसे भी हम एओर्टिक वॉल्व या सेमी ल्यूनर वॉल्व भी कहते हैं। अब एक बार मैं आपको और चीजें समझा दूं ध्यान से। सुपीरियर वेना केवा पूरा क्लियर कर रही हूं और ध्यान से समझिएगा। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, यहां से ब्लड आया राइट ऑरिकल में। ठीक है, राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ गया, राइट ऑरिकल से कहाँ ब्लड गया, राइट वेंट्रिकल से में। राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड भरने लगा तो उसने प्रेशर बनाया किस वॉल्व पे, उसने प्रेशर बनाया इस वॉल्व पे, जिसे आप कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व या सेमी ल्यूनर वॉल्व, क्योंकि आधा चंद्रमा जैसी है। ठीक है, यहां पर वॉल्व क्या काम कर रही है, यहां पर ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है, कि एक बार अगर ब्लड यहां से यहां आ गया तो वापस से यहां नहीं जाता, क्योंकि एक बार जब ब्लड यहां से यहां आ गया तो वॉल्व क्या करती हैं, वो इस छेद को बंद कर देती हैं। समझ में आई बात, वो इस छेद को बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड अगर यहाँ आ गया तो वो वापस यहाँ नहीं जा सकता। डन। अब आप मेरी बात को ध्यान समझिएगा कि ट्राइकस्पिड वॉल्व ने अब ये एवी फोरामेन, ये छेद को बंद कर दिया है। ठीक है, अब ये जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, अब यहाँ ब्लड भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, और यहाँ पर जो दीवार बनी है या वॉल्व बना है, यहाँ पर प्रेशर बनेगा तो ये दीवार खुल जाएगी और सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाएगा लंग्स में वहाँ पर उसे ऑक्सीजन दिया जाएगा, और फिर पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, तो एवी फोरामेन ठीक को खोल देंगे। अब एवी फोरामेन के दोनों तरफ क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व। कौन सा वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व। तो बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो उसको खोल देगा। बाद में जब पूरा ब्लड यहाँ पर आ जाएगा तो बाइकस्पिड वॉल्व एवी फोरामेन मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच का छेद, उसको बंद करवा देगा। अब आपका ब्लड वापस से ऑरिकल में नहीं जा सकता। अब वेंट्रिकल का ब्लड जब भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, तो ये इस छेद को खोल देगा। कौन से छेद को, सेमी ल्यूनर वॉल्व को या एओर्टिक वॉल्व को खोल देगा। अब आपका ब्लड पूरा एओर्टा में चला जाएगा और एओर्टा से पूरी बॉडी में चला जाएगा। सो हाउ मेनी वॉल्व्स वी हैव स्टडीड इन दिस लेक्चर, वी स्टडीड सो मेनी वॉल्व्स, जिसमें हमने पढ़ा सुपीरियर वेना केवा के पास एक वॉल्व होता है जिसे हम कौन सा वॉल्व कहते हैं, हार्वेशियन। इंफीरियर वेना केवा के पास होता है यूस्टेकियन। कोरोनरी के पास होता है थिबेशियन। राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में कोई वॉल्व नहीं होता। पल्मोनरी आर्टरी के पास, ध्यान समझिए, ये वाला डायग्राम देखते हैं हम लोग।
पल्मोनरी आर्टरी के पास कौन सा वॉल्व होता है? सेमील्यूनर। आपके एओर्टा के पास कौन सा होता है? सेमील्यूनर। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा होता है? ट्राइकस्पिड। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा होता है? बाइकस्पिड वॉल्व, जिसे हम माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वॉल्व विच इज प्रेजेंट into the circulation of the heart. So I hope you learned and enjoyed this video. In the next class I will tell you the wall कैसा काम करती है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है बताइए मुझे? अभी तक हम लोगों ने सेप्टा पढ़ लिया, हम लोगों ने कवरिंग पढ़ ली, हम लोगों ने सेप्टा पढ़ लिया है इंटरनल स्ट्रक्चर में, हमने वॉल्व्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल यू द वॉल, किसकी वॉल कैसी होती, दीवारें, ठीक है? तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। Hey students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा, बहुत एक्सेल, बहुत बेहतर कर सकें। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में हम लोग लास्ट क्लास से हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डील कर रहे हैं। मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं। मैंने आपको सेप्टम पढ़ाया, फोरामेन ओवेल पढ़ा दिया। लास्ट क्लास में मैंने आपको वॉल्व्स पढ़ा दिए। आज मैं आपको वॉल पढ़ाने वाली हूं एंड इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, ठीक है? तो 4 चैम्बर हम लोगों ने पढ़ा, हमने उसका इनलेट आउटलेट भी पढ़ लिया, चैम्बर भी हो गए अपने हार्ट के, ठीक है? तो आज एक बार मैं आपको दिखा दूं कि अपन लोगों ने पढ़ क्या क्या लिया, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? हम लोगों ने पढ़ लिया चैम्बर, हम लोगों ने पढ़ लिए चैम्बर के बाद वॉल्व्स, ठीक है? वॉल्व्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे वाल, ठीक है? दीवार, ठीक है? तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है और नई चीज है आपके लिए, ठीक है? तो वॉल में सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑरिकल्स, ठीक है? वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑरिकल्स, ठीक है? ऑरिकल में हम लोगों को पढ़ना है कि ऑरिकल में कैसी दीवारें होती हैं, ठीक है? तो अगर मैं ड्रॉ करूं एक ऑरिकल का ऐसा डायग्राम, ठीक है? सपोज दैट कि मैं ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं, तो ऑरिकल की दीवारों पर इस प्रकार की ये ठीक, लाइक दैट, ओके? तो ऑरिकल की दीवारों पर यहाँ पर कुछ ऐसे उभार प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ऑरिकल की दीवारों पर ऐसे उभार दिखाए जाते हैं। तो ऐसे लगता है कि कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? कोम्ब लाइक, ठीक है? ऐसे लगता है कंघी है। तो कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। इस कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग पता है क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मस्कुलर पैक्टिनेटी। इसीलिए मैंने इसके लिए अलग वीडियो बनाया ताकि थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट है, ठीक है? तो ऑरिकल की दीवारों पर ऐसे एक ट्रांसवर्स मतलब ऐसे उभार आपको दिखाई देंगे, जिसे आप कहते हैं मस्कुलर पैक्टिनेटी, ठीक है? दे रन्स फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड टूवर्ड्स द एवी फोरामेन, ठीक है? ये होते कहां से कहां तक हैं? ध्यान से समझें कि मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर है, ठीक है? ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑरिकल, ठीक? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑरिकल, डन, ओके? दिस इज द एवी फोरामेन, ठीक है? दिस इज द एवी फोरामेन, ऑरिकल वेंट्रिकुलर फोरामेन। फोरामेन का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? फोरामेन का मतलब होता है छेद, ठीक है? ओके, इट इज गार्डेड बाय द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है? तो ये कहां से कहां तक फैले होते हैं? ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये इस तरीके के, लेट मी ड्रॉ विद द ब्लैक कलर। तो ये ऐसा फैले होते हैं, ठीक है? इट इज लाइक दैट। यहाँ पे भी बना दूं मैं, ठीक है? सो दिस इज द मस्कुलर पैक्टिनेटी, दिस इज कॉल्ड एज मस्कुलर पैक्टिनेटी, ठीक है? तो ये क्या करते हैं कि ये कभी भी ऑरिकल को वेंट्रिकल में गिरने नहीं देते, ठीक है? तो ये संभाले रखते हैं, ये ऑरिकल को उनकी शेप पर संभाले हुए रखते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है? तो फिर से मैं एक बार आपको बताऊं कि एवी फोरामेन आपको समझ में आया। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच की जो ओपनिंग होती है इसको कहते हैं एवी फोरामेन। राइट ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग किससे सुरक्षित रहती? ट्राइकस्पिड वॉल्व से। और लेफ्ट ऑरिकल वेंट्रिकल की ओपनिंग किससे सुरक्षित रहती? बाइकस्पिड वॉल्व से। ये वॉल्व क्या करते हैं? ये वॉल्व करते ये हैं कि कभी भी बैक फ्लो नहीं होने देते ब्लड का, तुरंत बंद कर देते हैं एवी फोरामेन को, तुरंत खोल देते हैं एवी फोरामेन को। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है? दूसरी बात ये है कि ऑरिकल जो होता है, ठीक है, ऑरिकल में देखिए पूरे ऑरिकल से एवी फोरामेन तक ये जो आपको ऐसे मसल के कॉम्ब, ऐसे लगता है दांत हैं सारे, ठीक है? पूरे दांत यहाँ से यहाँ तक फैले हुए हैं। बेसिकली करते क्या है कि ऑरिकल वेंट्रिकल के अंदर घुस ना जाए, उसको संभाले रखते हैं, उसको शेप देने का काम करते हैं।
इसका नाम है बच्चों मस्कुली पेक्टिनिटी, ठीक है। लेट मी हाईलाइट विद द रेड कलर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दैट इज वाई मैंने वॉल के लिए एक सेपरेट लेक्चर बनाया, ठीक है। तो मस्कुलर पेक्टिनिटी आपको समझ में आया क्या है? इट इज द ट्रांसवर्स रिजेस, इट इज द ट्रांसवर्स कोम लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द मसल विच इज प्रेजेंट ऑन द ऑरिकल, ठीक है। नाउ वेंट्रिकल की दीवारों के बारे में, ओके लेट मी सबसे पहले मैं बात करती हूँ, मैं आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, जिन भी बच्चों को लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग अब मैं बात करती हूँ किस चीज़ की, आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लोग इसमें कोई गिगी पैला नहीं करेंगे, ठीक है। अपन को सिर्फ पढ़ना है, ओके, ध्यान से देखिएगा, ओके। आ जाइए इधर देखें, स्ट्रक्चर देखिए, ओके। वेंट्रिकल की दीवारें जो होती हैं ये थोड़ी सी अलग होती हैं, ओके। स्ट्रक्चर देखिएगा, एक तो ये स्ट्रक्चर है और एक ये भी स्ट्रक्चर है, देखिएगा। ये वाला बताती हूँ, ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा इजी है, ठीक है। देखिए तो ये क्या है बच्चों, ये है आपके, ये क्या है आपके, ध्यान से देखिए, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, ठीक है। ध्यान से सब लोग समझेंगे। तो ये है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये है बाइकस्पिड। एम क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि माइट्रल वॉल्व कहते हैं बाइकस्पिड को, ठीक है। तो टी क्यों लिखा है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक। तो अभी क्या देख रहे हैं आप? अभी ये देख रहे हैं, अभी क्या देख रहे हैं? अभी आप ये देख रहे हैं कि खुला हुआ है एवी फोरामेन, ठीक है। क्योंकि ट्राइकस्पिड जो है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं जो उसको प्रिवेंट करते हैं, खुलवाते हैं और बंद करवाते हैं, ठीक। तो अभी क्या देख रहे हैं कि एवी फोरामेन, दिस इज द एवी फोरामेन, छेद जो है बीच का, इट इज कॉल्ड एज एवी फोरामेन, खुला हुआ है। अब क्या देख रहे हैं कि वेंट्रिकल की दीवारों पर ऐसा आपको कुछ उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखिए। इसे आप पता है क्या कहते हैं बच्चों? इसे आप कहते हैं पैपिलरी मसल। क्या कहते हैं? पैपिलरी मसल। मेरी बात आपको समझ में आई कि ये जो आपको उभरे उभरे दिखाई दे रहे हैं ना, इसे आप कहते हैं पैपिलरी मसल। क्या कहते हैं? पैपिलरी मसल, ओके। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो पैपिलरी मसल हैं ये ट्राइकस्पिड वॉल्व से जुड़े हुए हैं। ध्यान से देखिए, यहीं पर होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये देखिए यहीं पर होते हैं ट्राइकस्पिड और यहीं पर होता है बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो ये आप क्या देख रहे हैं कि ये जो पैपिलरी मसल है ये क्या है? ट्राइकस्पिड से, और ये वाली पैपिलरी मसल बाइकस्पिड से जुड़ी हुई है, ठीक। जिस धागे से जुड़ी रहती है उस धागे को हम लोग कहते हैं कॉर्डा टिंडेनी। मैडम ये क्या अजीब अजीब से नाम है? बेटा थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा अपने को। तो आप क्या समझे कि वेंट्रिकल की दीवारों पर ये आपको उभार दिखाई दे रहा है, दिस उभार इज कॉल्ड एज पैपिलरी मसल। डन। वेंट्रिकल की दीवारों पर ये जो उभार दिखाई दे रहे हैं इट इज कॉल्ड एज पैपिलरी मसल्स। ये जो मसल्स होती हैं ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व से जुड़े रहते हैं, ठीक। जिस धागे से जुड़े रहते हैं उसे आप कहते हैं कॉर्डा टिंडेनी। क्या कहते हैं अपन लोग इसको? कॉर्डा टिंडेनी। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मसल जब खींचेगी, ठीक, मसल क्या होगी? जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ऐसे मैं खड़ी हो जाती हूँ, सपोज दैट कि ये मसल है, ठीक है। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो वॉल्व को खोलेगी। जब मसल रिलैक्स होगी तो एवी फोरामेन को बंद करेगी, ठीक। जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो खोलेगी। स्ट्रक्चर से आप इसको किससे समझ सकते हैं? आप लोग इसको एक GIF मैंने लगा रखा है, उससे आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आ जाइए देखिए, ये देखिए, ठीक। आइए ध्यान से देखेंगे, इधर देखिए। तो ऑरिकल है, दिस इज द ऑरिकल, दिस इज द वेंट्रिकल, दिस इज द ऑरिकल। मैं यहाँ पे A और V लिख देती हूँ। दिस इज द ऑरिकल, दिस इज द वेंट्रिकल, दिस इज द ऑरिकल, दिस इज द वेंट्रिकल, ठीक। आप क्या देख रहे हैं इसमें? आप ये देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ऑरिकल और वेंट्रिकल, ऑरिकल और वेंट्रिकल। सो दिस इज द पैपिलरी मसल। ये देखिए ये एवी फोरामेन है, यहाँ से ब्लड पास होता है, तो ऐसे ऐसे कंटिन्यूसली हो रहा है। तो अब क्या होता है कि दिस इज द एवी फोरामेन, ठीक है, खुला हुआ है, अभी ब्लड आ रहा है ऑरिकल और वेंट्रिकल से। तो जब पैपिलरी मसल उसे खींचती हैं तो एवी फोरामेन खुल जाता है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को खींचती हैं तो एवी फोरामेन खुल जाता है, ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आने लगता है। जब उसे रिलैक्स होती हैं तो एवी फोरामेन को बंद कर देती हैं, तो अब ब्लड नहीं आ सकता। तो ये जो मसल्स होती हैं ये बैक फ्लो को भी प्रिवेंट करती हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखिए, ठीक। अब अपन लोग इसका थोड़ा सा डिटेल पढ़ ले। आइए, मस्कुलर पेक्टिनिटी आपको समझ में आया? ओके, देखिए ध्यान से समझिए। तो ये देखिए मसल कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे कर रही है, तो जब ऐसा कर रही है तो खुल रहा है, ऐसा कर रही है तो बंद हो रहा है, ऐसा कर रही है तो खुल रहा है। तो जब चौड़ा होगा मतलब खुल गया है, ब्लड आ रहा है। जब पतला होगा तो क्या होगा? बंद हो गया, ब्लड नहीं आ रहा है। तो देखिए वेंट्रिकल,
वेंट्रिकल की दीवारों पर, ठीक है, अब सब ध्यान से समझिएगा, अब ऐसा ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, वेंट्रिकल की दीवारों पर भी आपको ऐसा ही कुछ एरिया दिखाई दे रहा है, रफ एरिया, ठीक है। तो वेंट्रिकल की दीवारों पर जो रफ एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसे आप कहते हैं कॉल्यूमिनी कार्नी या ट्रेबिकुली कार्नी। दोनों में अंतर समझिएगा। ऑरिकल की दीवारों पर जो रफनेस होती है इसको आप मस्कुलर पेक्टिनिटी कहते हैं, वेंट्रिकल की दीवारों पर जो रफनेस होती है इसको आप ट्रेबिकुली कार्नी कहते हैं। ये बड़े अजीब से नाम है, इसीलिए इसके लिए सेपरेट लेक्चर बनाया गया है। तो ऑरिकल की दीवारों पर जो रफनेस होती है उसको मस्कुलर पेक्टिनिटी कहते हैं बेटा, और जो वेंट्रिकल की दीवारों पर रफनेस रहती है उसको कहते हैं ट्रेबिक्यूली कार्नी या कार्नाई, ठीक है, कुछ भी कह सकते, कॉल्यूमिनी कार्नी भी कह सकते, ठीक है, ओके। उसके बाद इस रफनेस के ऊपर एक इस टाइप की मसल जुड़ी रहती है जिसे आप कहते हैं पेपिलरी मसल, ठीक है। इसका एक एंड जो होता है वो वेंट्रिकल की दीवारों से जुड़ा रहता है और दूसरा एंड जो होता है वो एवी वॉल्व से जुड़ा रहता है। एवी वॉल्व क्या होते हैं? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ठीक है। एवी वॉल्व होते हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। एवी वॉल्व प्रेजेंट कहां होते हैं? एवी फोरामेन के दोनों तरफ। राइट साइड का एवी वॉल्व है, राइट साइड का एवी वॉल्व है ट्राइकस्पिड, बाएं साइड का एवी वॉल्व है बाइकस्पिड। तो एवी फोरामेन को गार्ड करते हैं ये एवी फोरामेन, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच का छेद, ठीक है। तो एक साइड पेपिलरी मसल का किससे जुड़ा हुआ है? पेपिलरी मसल से। दूसरा साइड किससे जुड़ा हुआ है? वेंट्रिकल के एवी वॉल्व से, ताकि वो खोल सके और बंद कर सके, ठीक है। और जिस धागे से जुड़े रहते हैं उसे आप कहते हैं कॉर्डा टेंडेनी, ठीक है। क्या कहते हैं? कॉर्डा टेंडेनी, ओके, डन। अब उसके बाद समझिए ध्यान से कि ये जो होते हैं ये इलास्टिक नेचर के होते हैं, ओके। तो कॉर्डा टेंडेनी एक साइड से किससे जुड़ा हुआ है? पेपिलरी मसल से, और दूसरे साइड से किससे जुड़ा हुआ है? एवी वॉल्व से, मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड से। These are meant for the preventing pushing of flaps into the atrium during the ventricular contraction। तो ये करते क्या हैं? ये करते ये हैं कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो वॉल्व वेंट्रिकल के अंदर गिर ना जाए, इस चीज को वो प्रिवेंट करके रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ध्यान से समझेंगे। देखिए वेंट्रिकल जो होता है ये चीज मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इनर वॉल रफ क्यों होती है? क्योंकि उसमें ट्रेबिकुली कार्नी या कॉल्यूमिनी कार्नी प्रेजेंट होता है। उसमें क्या प्रेजेंट होती है? पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। पेपिलरी मसल जो होती हैं वेंट्रिकल से किससे कनेक्टेड होती हैं? धागे से कनेक्टेड होती है, जिसे आप कॉर्डा टेंडेनी कहते हैं। कॉर्डा टेंडेनी जो होती है किससे बनी होती है? कोलेजन फाइबर से बनी होती। करती क्या है कि कभी भी जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है इसके ऊपर गिर ना जाए, इस चीज को वो ऐसा एज अ ब्रिज की तरह संभाल के रखती है। नेक्स्ट फंक्शन इज द पेपिलरी मसल। करती क्या है कि पेपिलरी मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका वीडियो भी एक दिखाऊंगी। अभी आप क्या देख रहे हैं कि एवी फोरामेन खुला हुआ है, तो ब्लड पूरा राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, ठीक है। पर होता क्या है कि अभी ऐसा एवी फोरामेन खुला हुआ है, ठीक, पर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है एट द टाइम, जैसे जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है ये बंद होते जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है छेद से एवी फोरामेन से, इनके दोनों तरफ क्या होते हैं? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो जब ऑरिकल रिलैक्स है, ठीक है, ऑरिकल क्या है? धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और अपना ब्लड किसको दे रहा है? अपना ब्लड वेंट्रिकल को दे रहा है। तो अभी एवी फोरामेन खुला हुआ है, पर जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा ये क्या होंगे? ये एवी फोरामेन इस तरीके से बंद हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जब ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है तो एवी फोरामेन देखिए ऐसा खुले हुए हैं, ठीक है। पर जैसे जैसे क्या होगा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, एवी फोरामेन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जब एवी फोरामेन बंद हो जाएगा तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेंट्रिकल क्या करेगा? वेंट्रिकल क्या करेगा? इन पेपिलरी मसल्स को ऊपर लाएगा। तो पेपिलरी मसल्स भी क्या होंगी बताइए? पेपिलरी मसल्स भी अपना स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करेंगी, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और ये पेपिलरी मसल्स जो होंगी वो खींचकर एक इलास्टिक की तरह इसको ऐसा बंद कर देंगी, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये जो एवी फोरामेन, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व है ये कभी इस पे गिर नहीं पाएगा। और नीचे किससे जुड़ा हुआ? वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ, तो ये पेपिलरी मसल सपोर्ट करती हैं। ये जो कॉर्डा टेंडेनी है ये क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो कभी भी ये चीज ना इसके अंदर घुस नहीं सकती है, ठीक है। तो क्या करना है? जब ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो इट विल ओपन लाइक दिस, ठीक है। मैं आपको वीडियो भी नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी ताकि आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जैसे 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 क्या होगा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेंट्रिकल ऊपर आएगा। जब वेंट्रिकल ऊपर आएगा तो क्या होगा? पेपिलरी मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और जैसे जैसे पेपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी या पेपिलरी मसल्स जो है थोड़ा शेप चेंज करेंगी तो ये बंद हो जाएगा। डन।
आई बात समझ में। उसके बाद जैसे ही पेपिलरी मसल, नीचे पेपिलरी मसल जुड़ी हुई है, पेपिलरी मसल इसको ऐसा खोलेंगी तो ये फिर से खुल जाएगा। आई बात समझ में मेरी, ठीक है। तो पेपिलरी मसल क्या करेंगी, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पेपिलरी मसल ऊपर जाती जाएंगी और उसको ऐसे करके बंद हो जाएगा। फिर जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो पेपिलरी मसल उसको ऐसा खींचेंगी ओ आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को, तो ऑरिकल का ये जो एवी फोरामेन ये खुल जाएगा। फिर से मैं बताऊं आपको क्या समझाया मैंने कि वेंट्रिकल और ऑरिकल के बीच में एक मसल है या धागा है, कॉर्डा टेंडेनी, पेपिलरी मसल वगैरह। तो ये क्या करते हैं कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ऊपर जाते जाते हैं और ये क्या करते हैं, ऐसे वाले गेट को ऐसा बंद कर देते हैं। डन। फिर नीचे पेपिलरी मसल जुड़ी हुई है तो धीरे धीरे ये मसल ऐसे क्या करेंगी, ये मसल नीचे आएंगी। ऑरिकल को खोलना है तो क्या करेंगे, ये मसल नीचे आएंगी और खोल देंगी और राइट ऑरिकल का जितना ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर घुस जाएगा। मेरी बात समझे। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेंट्रिकल थोड़ा सा ऊपर की ओर आएगा और ये दोनों जो छेद हैं ये बंद हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। वेंट्रिकल ऊपर की ओर आएगा तो ये छेद कैसे हो जाएंगे, ये छेद ऐसे हैं तो ये छेद ऐसे बंद हो जाएंगे। फिर मसल खींचेगी तो ये छेद ऐसे खुल जाएंगे और पूरा ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में है। तो जब खींचोगे तो खुलेगा, जब छोड़ोगे तो बंद होगा। जब खींचोगे तो खुलेगा, जब छोड़ोगे तो बंद होगा। आई बात समझ में। तो जब खींचोगे तो क्या होगा, खुलेगा। खींच कब रहे हो, क्योंकि वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है तो वेंट्रिकल अपना साइज बढ़ा रहा है तो धागे भी खींच रहे हैं, तो ये जो फोरामेन है, ये जो ओपनिंग है ये खुल जाएगी और राइट ऑरिकल का पूरा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। जब छोड़ोगे तो वेंट्रिकल छोटा होता जा रहा है तो ये ओपनिंग भी बंद हो जाएगी। अब ऑरिकल का ब्लड जो है वेंट्रिकल में नहीं आ सकता। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, मैंने आपको पढ़ाया वॉल्व्स के बारे में। वॉल्व्स में मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया हार्वेशियन वॉल्व के बारे में, ये कहाँ होता है, सुपीरियर वेना केवा में। फिर मैंने आपको पढ़ाया यूस्टेकियन वॉल्व में, ये कहाँ होता है, इंफीरियर वेना केवा में। फिर मैंने आपको पढ़ाया थिबेशियन वॉल्व, ये कहाँ होता है, कोरोनरी साइनस में। ठीक, बड़े ही अजीबोगरीब नाम है मैडम। वही तो बात है, बायोलॉजी में जो है बायोलॉजी टफी इसलिए क्योंकि इसके अंट-शंट नाम होते हैं, नहीं तो इस सब्जेक्ट में कुछ ऐसा थोड़ी है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको सेमील्यूनर वॉल्व्स पढ़ाए, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी में और अयोटा में। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाए ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड को माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होता है बताइए मुझे, राइट पार्ट ऑफ द हार्ट। और बाइकस्पिड कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। प्रेजेंट कहाँ होते हैं, एवी फोरामेन के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो इन दोनों ट्राइकस्पिड वॉल्व से क्या जुड़ी होती, पेपिलरी मसल्स। ठीक है, पेपिलरी मसल या धागे से पेपिलरी मसल जुड़ी होती है, दिस इज द पेपिलरी मसल, और ये धागा कॉर्डा टेंडेनी जुड़ा होता है। तो जब आप कॉर्डा टेंडेनी को खींचते हैं ऐसा तो वॉल्व क्या हो जाता है, खुल जाता है। जब छोड़ते हैं तो वॉल्व बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको सिखाई। आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड दिस वीडियो। दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी बीजी, 2-3 बार देखना। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आऊंगी ना तो इसका वीडियो दिखाऊंगी तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में इस चीज का इंतजार करना जो मैकेनिज्म मैंने आपको सिखाया। थैंक यू सो मच। Hey students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर। इस प्लेटफॉर्म पे आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा, बहुत एक्सेल और बहुत बेहतर कर सकें। लास्ट क्लास, दिस लेक्चर इज़ फॉर 11th क्लास स्टूडेंट। 10th क्लास वालों को मैंने पूरा थ्योरी कंप्लीट कर दिया है। एक्टिविटीज़ के लिए वो थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, आज अपन लोग 11th क्लास के बच्चों के लिए या आपको 11th क्लास का लेक्चर पढ़ाया जा रहा है। इस सेशन में, इस लेक्चर में हम लोग एक स्पेशल चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। ओके, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट अपने आप में एक पूरी कहानी है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसके लिए पूरा पूरा चैप्टर बनाते हैं पर पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आपको अब मैं पढ़ा रही हूँ कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बेसिकली आपका हार्ट जो होता है वो कैसे बीट करता है। ठीक है, आपका जो हार्ट होता है वो कैसे बीट करता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या छोड़ा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मसल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको पेपिलरी मसल्स पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको पेपिलरी मसल्स को जो आपके वॉल्व से जुड़ी होती हैं वो किसके थ्रू जुड़ी होती हैं, वो जुड़ी होती कॉर्डा टेंडेनी के थ्रू। ठीक, तो जैसे आप क्या करते हैं, जैसे अगर आपको वॉल्व खोलना है तो जैसे दरवाज़ा आप खोलते हैं तो इस तरीके से आपके वॉल्व खुलते हैं और इस तरीके से बंद होते हैं। ये पूरी कहानी मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा दी थी। मेरे हिसाब से वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नहीं आई होगी तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपका हार्ट बीट कैसे करता है। ठीक है,
अब आपको ये पता है कि आपका जो हार्ट का सर्कुलेशन होता है, क्या होता है, हार्ट का सर्कुलेशन होता है, वो कैसा होता है कि वेना कैवा से पूरा ब्लड आता है राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से आता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर वो जाता है लंग्स में, लंग्स से फिर आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर एओर्टा से पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है, ये पूरी कहानी, इट इज अ डबल सर्कुलेशन, जो कि हमने डबल सर्कुलेशन में सारी चीजें पढ़ ली थी। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो ब्लड यहाँ से वहां एन तेन इधर उधर घूमे जा रहा है, क्या कारण है। ठीक है, बेसिकली अपने को ये समझना है कि आपका हार्ट जो होता है उसको कैसे पता होता है कि अब राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल को देना है। ठीक है, किस प्रेशर से देना है, कितनी इंटेंसिटी से देना है, ये सारी चीजें अपन लोग आज सीखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं कार्डियक मसल्स के बारे में। मैंने आपको पढ़ाया भी था या शायद बताया होगा, दैट आई डोंट नो, एक बार और बता देती हूँ। बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, एक होती है वॉलेंट्री, एक होती है इनवॉलेंट्री और तीसरी होती है कार्डियक। ओके, कार्डियक का नेचर या कार्डियक की कैटेगरी आपको पता है अलग क्यों बनाई गई। बेसिकली कार्डियक मसल होती क्या है बेटा, होती है इनवॉलेंट्री। क्या होती है इनवॉलेंट्री, वो आपकी इच्छा पर आधारित नहीं है कि जब मन करे तो हार्ट बीट जो है वो तेज कर लो, जब मन करे तो हार्ट बीट धीरे कर लो, आज चल रहे हैं तो हार्ट बीट थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं, ऐसा कभी होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपकी जो हार्ट बीट होती है वो ऑटोमेटिक होती है, वो वॉलेंट्री नहीं होती है, वो इनवॉलेंट्री होती है। पर जो कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर होता है वो वॉलेंट्री मसल की तरह होता है, इसलिए कार्डियक मसल को ना तो हम वॉलेंट्री में रख सकते हैं और ना ही इनवॉलेंट्री में रख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर वॉलेंट्री की तरह है पर नेचर कैसा है, इनवॉलेंट्री की तरह। इसके लिए हम लोगों ने एक अलग कैटेगरी बना दी कि कार्डियक मसल अलग कैटेगरी में रहेंगी। नाउ नेक्स्ट थिंग, आपका जो हार्ट होता है वो बेसिकली कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। ठीक है, ओके, जब आप चाहते हैं कि आपका हार्ट बीट करे तो हार्ट को इंपल्स देना पड़ेगा, हार्ट को सिग्नल देना पड़ेगा ताकि आपकी कार्डियक एक्टिविटी स्टार्ट हो सके। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप सुबह 4 बजे सो के उठना चाहते हैं, देन व्हाट यू पीपल डू, आप क्या करेंगे, आप एक अलार्म सेट कर देंगे, अलार्म जैसे ही बजेगा तो आप दंड से उठ जाएंगे। तो आपके लिए सिग्नल क्या है, आपके लिए वो अलार्म की आवाज एक सिग्नल है जिससे आप उठ गए। वैसे ही हार्ट को बीट करने के लिए, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें भी एक सिग्नल देना पड़ेगा, एंड द सिग्नल इज नोन एज इंपल्सेस। द सिग्नल इज नोन एज इंपल्सेस, जो कि एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। जैसे आप प्लग लगा देते हैं और प्लग लगाने के बाद पूरे कमरे में बिजली दौड़ती है तारों पर और बल्ब जल जाते हैं, उसी तरीके से प्लग लगाना पड़ेगा, आपको सिग्नल देना पड़ेगा ताकि पूरे हार्ट में वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दौड़े और आपका हार्ट काम करना शुरू करे। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि आपको प्लग लगाना है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब होता है आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब है कि जब आप किसी को सिग्नल देते हैं तो उस जगह पर फटाफट फटाफट आयन एक्सचेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अगर केमिकल की वजह से कोई चीज एक्टिवेट हो रही है तो इट इज कॉल्ड एज केमिकल एक्टिविटी। जब आयन की वजह से कोई चीज एक्टिवेट हो रही है तो इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो आपका जो हार्ट बीट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो इन्हीं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज की वजह से होता है। ओके, डन, इतनी बात समझ में आई। तो हार्ट आपका किससे मिलके बना है, हार्ट आपका मिलके बना है कार्डियक मसल से। नाउ अगर आपके हार्ट बीट को इनिशिएट करना है तो हमें उसे सिग्नल देना पड़ेगा, हमें उसे इंपल्स देना पड़ेगा और वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो अपनी एक्टिविटी को पूरे हार्ट की दीवारों को सेंड करेगा और फिर पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होगा। रिलैक्स मत तो अपने आप होता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा। डन, पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, कंडक्टिंग सिस्टम जो होता है ये कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। ठीक है, मैं सिस्टम पढ़ाऊंगी, अभी बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स बैठिए, बिल्कुल अपना दिमाग खोल लीजिए, जो मैं बता रही हूं बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइए। ठीक है, अब आपका जो कार्डियक सिस्टम होता है, ये कार्डियक सिस्टम ऑफ द हार्ट है, वो बना हुआ है कार्डियक मसल से। किससे बना हुआ है बच्चों, कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। ये किस चीज के लिए है, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं इनिशिएशन के लिए एंड कंडक्शन के लिए। किस चीज के कंडक्शन के लिए, कार्डियक इंपल्सेस को। ठीक है, अब मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा कि ये जो कार्डियक सिस्टम, कंडक्टिंग सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, ये कंडक्टिंग सिस्टम बना किससे हुआ है, मसल से बना हुआ है। इसमें सेल्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। इन सेल्स को जब आप सिग्नल देंगे तो ये सेल्स पूरे सिग्नल को पूरे हार्ट की दीवारों पर ट्रांसफर करेंगी।
It possesses special nerve-like property which is a self-excitatory neuromuscular pathway. ठीक है, जैसे कि नर्व को आप सिग्नल देते हैं तो सिग्नल अपने आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है, वैसे ही इन कंडक्टिंग सेल्स की, इन कंडक्टिंग मसल सेल्स की भी ये प्रॉपर्टी होती है कि किसी एक को भी अगर आप सिग्नल दे देंगे तो ऑटोमेटिकली वो पूरे दीवारों पर फैल जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये सेल्फ एक्साइटरी होते हैं, मतलब अपने आप एक्साइटेड होके मैसेजेस को ट्रांसफर करने लगते हैं। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझते जाइए, हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, अंत में जाकर आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो देखो आ जाओ। तो सबसे पहले कंडक्टिंग सिस्टम में अपने पास कौन सी सेल्स है? अपने पास है एसए नोड की सेल्स। ठीक है, ओके। ये कौन सी सेल्स होती हैं? मसल सेल्स होती हैं, बट एग्जैक्टली मसल सेल नहीं होती, थोड़ी सी छोटी होती है इससे। ठीक है, तो ये एसए नोड होता है जो कि कार्डियक मसल सेल से बना हुआ होता है। यहां पर आप कोई सिग्नल देते हैं, ठीक है, कोई सिग्नल देते हैं तो सिग्नल फिर ट्रांसफर किया जाता है एवी नोड में, जिसे आप कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एसए नोड का पूरा नाम होता है साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, तो जब आप कोई सिग्नल किसको देते हैं? राइट ऑरिकल को देते हैं, और एसए नोड आपके राइट ऑरिकल में ही प्रेजेंट होता है। एसए नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो एट्रियल नोड। ठीक है बेटा, तो ये कहां प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है आपके राइट ऑरिकल में। ठीक है, डन 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 डन। राइट ऑरिकल से सिग्नल कहां पर आता है? राइट ऑरिकल से सिग्नल आप देख रहे हैं, ऑरिकल और राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में ब्लू कलर की एक बिंदी दिख रही है, इसे आप कहते हैं एवी नोड। एवी नोड का पूरा नाम होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। आपका सिग्नल ऐसे नोड से होते हुए कहां पर आएगा? एवी नोड में आएगा। इसके थोड़ी देर पहले, 1 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया था कि अगर आपने ऐसे नोड को सिग्नल दे दिया है तो ये बिल्कुल नर्व की तरह बिहेव करते हैं। जैसे एक बार आपने नर्व को सिग्नल दे दिया तो पूरे नर्व में वो अपने आप ही ट्रेवल करेगा, आपको कोई मतलब नहीं होगा। वैसे ही अगर आप ऐसे नोड के पास सिग्नल आ गया है, ऐसे नोड के पास सिग्नल कैसे आता है मैं बताऊंगी आपको, पर ऐसे नोड के पास जब सिग्नल आ जाता है तो वो सिग्नल किसको ट्रांसफर किया जाता है? सारा देखो ब्लू वाला कहां जा रहा है? सबसे पहले जाता है एवी नोड में। अब एवी नोड वाले जो हैं वो पूरा सिग्नल किसको दे रहे हैं? इस ब्लू ब्रांच को देखिए, जिसे आप कहते हैं बंडल ब्रांच। इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगी, जिसे आप कहते हैं बंडल ब्रांच, और पूरा सिग्नल वेंट्रिकल को पहुंचाया जाता है। मैडम, ऑरिकल को क्यों नहीं पहुंचाया जाता? ऑरिकल को नहीं पहुंचाया जाता क्योंकि 80% टाइम ना ऑरिकल अपने आप ही काम करता है। मैं बताऊंगी कार्डियक साइकिल में, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको पता है कि पूरे हार्ट में सबसे ज्यादा काम किसको करना है? इन वेंट्रिकल्स को। वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा तभी वो ब्लड को पास कर पाएंगे। राइट वेंट्रिकल पास करेगा पल्मोनरी आर्टरी को, और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पास करेगा अयोर्टा को या सिस्टेमिक आर्टरी को। डन। वेंट्रिकल को सिकोड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो ब्लड बाहर नहीं आएगा। पर अगर मैं ऑरिकल की बात करूं ना, तो ऑरिकल में बिना सिकोड़े ही 80% ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है। तो इन्हें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का टेंशन नहीं है। मेन टेंशन किसको है? मेन टेंशन इन वेंट्रिकल्स को होता है। पर आपको ये चीज याद रखनी है कि जब हार्ट सिकुड़ता है, ठीक है, मेरी बात बिल्कुल ध्यान समझिएगा, जब आप सिकोड़ते हैं वेंट्रिकल को तो दोनों वेंट्रिकल एक साथ सिकुड़ते हैं, और जब आप ऑरिकल को सिकोड़ते हैं तो दोनों ऑरिकल एक साथ सिकुड़ते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक ऑरिकल 10 मिनट बाद सिकुड़ रहा है और दूसरा ऑरिकल 10 मिनट पहले सिकुड़ गया। नो, ये कभी नहीं होता। दोनों वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली एक साथ काम करते हैं और दोनों ऑरिकल एक साथ काम करते हैं, जिसको हम एट्रियम भी कहते हैं। डन? आई बात समझ में? तो आपके पास हार्ट में एक पूरा कंडक्टिंग सिस्टम होता है। जैसे इस कमरे में अगर अपन को लाइट जलानी है ना, तो वी नीड टू पुट द प्लग इनटू द सॉकेट। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? प्लग लगाना पड़ेगा। जैसे ही प्लग आप लगाएंगे वैसे ही पूरे कमरे की तारों पर बिजली दौड़ेगी और बल्ब जलने लगेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है ऐसे नोड। जैसे ही आप ऐसे नोड को सिग्नल देंगे, मतलब प्लग लगाएंगे, वैसे ही ऐसे नोड पूरे हार्ट की दीवारों को ऐसे नोड सिग्नल देगा एवी नोड को, विच इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एवी नोड भी किससे बना है? कार्डियक मसल से ही बना है, और फिर पूरा सिग्नल वेंट्रिकल को पहुंचाया जाएगा। ऑरिकल को क्यों नहीं पहुंचाया? क्योंकि ऑरिकल ज्यादा नहीं भी सिकुड़ेगा तो भी 80% ब्लड वो वेंट्रिकल को बिना कॉन्टैक्ट हुए ही दे सकता है। इतनी बात आपको क्लियर हुई? आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई कंफ्यूजन होगा। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़े। नाउ अब अपन लोग कार्डियक मसल के बारे में इतनी सारी बात कर ही रहे हैं, तो थोड़ी सी लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्डियक मसल। ठीक है, आप सबसे पहले देखिए
कि आप लोग जब प्लग लगाते हैं, ठीक है, सॉकेट में प्लग लगाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं आप लोग, उस सॉकेट के सामने डांस करते रहते हैं क्या, कि आज थोड़ा नाच लेते हैं, शायद ये थोड़ा अच्छे से लाइट जला दे। ऐसा कभी नहीं होता ना। अपन क्या करते हैं कि प्लग लगा देते हैं और छोड़ देते हैं उसको, थोड़ी तुरंत मतलब आधे 1 सेकंड में पूरी लाइट अपनी जल जाती है। तो ऐसा ही कार्डियक मसल भी होता है। ये एक्साइटेबिलिटी सेल्फ एक्साइटेबिलिटी है। तुम उसको सिग्नल दोगे तो अपने आप वो एक्साइटेड होकर पूरे हार्ट की दीवारों को सिग्नल सेंड कर देगा। ठीक है, आई बात समझ में। सिग्नल कैसे मिलता है, जब पूरे बॉडी से ब्लड आता है राइट ऑरिकल में तो ऑटोमेटिकली सिग्नल जो है पता चल जाता है ना। जो हार्ट की दीवारें रहती हैं उसमें क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। जब आप ब्लड भरोगे तो हार्ट थोड़ा खिंचेगा, जब खिंचेगा तो ऐसे नोड को सिग्नल मिल जाएगा कि भाई हार्ट खिंच गया है, इसको अपन को कॉन्ट्रैक्ट करना है। आई बात समझ में। तो जब ब्लड आता जाता है तो जो आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं हार्ट के वॉल के, वो क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, जिससे आपके ऐसे नोड को सिग्नल मिल जाता है कि अब हमें काम करना है। ठीक है, अब इसीलिए ऐसे नोड में सेल्फ एक्साइटेशन का प्रॉपर्टी है। मतलब ये है कि उसको ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, वो एक बार सिग्नल पा गया ना, उसके बाद वो अपने आप एवी नोड को सेंड कर देगा, अपने आप पूरे वेंट्रिकल की दीवारों को कर देगा। ऑरिकल को क्यों नहीं करता है, ये मैंने अभी आपको समझाया। डन, इतनी बात समझ में आई अपने को। नाउ इसमें एक्साइटेबिलिटी का पावर होता है ताकि हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर सके। रिदमिसिटी, ठीक है, रिदम बना रहता है। ठीक है, आपका हार्ट 1 मिनट में 72 बार 72 टाइम धड़कता है, बीट करता है। ठीक है, तो रिदम है ना ये। ऐसा थोड़ी होता है कि 72 टाइम बीट करना है तो 3 घंटे में बीट करते रहे और इतना देर में जब बीट होगा तो ऊपर ही चले जाएंगे अपन। ठीक है, तो रिदम बना हुआ है कि भाई 0.8 सेकेंड में एक बीट होगी। ये रिदम सबके में बैलेंस होती है। अब तुम्हारा जो है अपन 150 किलो के हैं तो बात अलग है, अपन 20 किलो के हैं तो बात अलग है, तब उनकी बात मैं कर ही नहीं रही हूँ। पर अगर आप एक नॉर्मल स्वस्थ ह्यूमन बीइंग हैं तो 0.8 सेकेंड में आपका हार्ट एक बार धड़केगा। अब 0.8 सेकेंड इंटू 60 करेंगे तो 72 आएगा अपने पास। ठीक है, इतनी बात अपन को याद रखनी है। अब इनके में रिदम बना हुआ है कि हर 0.8 सेकेंड में ऐसे नोड को एक बार सिग्नल मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से 1 मिनट में आपका हार्ट 72 बार धड़केगा। दिस इज कॉल्ड एज रिदम। ठीक है, मैं एक ही रिदम में दे दनादन बोले जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद कौन सी लाइन आएगी। दिस इज कॉल्ड एज रिदम। वैसे ही ऐसे नोड को भी पता है कि उसे 0.8 सेकेंड में अपना सिग्नल पूरे वेंट्रिकल की दीवारों को दे देना है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट करके अपना ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को दे सके। ठीक है, नाउ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि अगर एक बार ऐसे नोड को सिग्नल मिल गया है, ठीक है, मैं डायग्राम से आपको और क्लियर करूं, एक बार अगर ऐसे नोड को सिग्नल मिल गया है तो उसे अब एवी नोड को दे देगा। एवी नोड आप क्या देख रहे हैं कि इन तारों को दे दे रहा है। इन तारों को बंडल ऑफ हेसर-परकिंजे फाइबर कहते हैं, मैं आपको बताऊंगी इनके बारे में। तो हार्ट में एक पूरा कंडक्टिविटी सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि ऐसे नोड सिग्नल आ गया है, सिग्नल उसने जनरेट कर लिया है और वो एवी नोड को दे दिया और एवी नोड बैठा, मैं नहीं दूंगा ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता है बच्चों। ये फिर मन मर्जी के मालिक नहीं है। ठीक है, जैसे अपन मन मर्जी के मालिक है, आज नहीं मन है अपना स्कूल जाने का, आज नहीं जा रहे अपन। ठीक है, पर इनके पास ये ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऐसे नोड को सिग्नल मिल गया है तो वो एवी नोड को विद इन 0.8 सेकेंड में देगा और 0.8 सेकेंड के अंदर पूरे वेंट्रिकल की दीवारों को मिल जाएगा और 0.8 सेकेंड के अंदर ही वेंट्रिकल अपना ब्लड पास कर देगा। इतना फास्ट सिस्टम है तो रिदम भी बनेगी, कंडक्टिविटी भी बननी जरूरी है, क्योंकि अगर सिग्नल के कंडक्शन ही नहीं होगा तो बैठे रहो, 1 घंटे में एक बार बीट होगा, उसके बाद अपन लोग फिर मिलेंगे स्वर्ग में, और क्या है। अब कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है। अब एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि हार्ट के अंदर ना कार्डियक मसल्स होती हैं। ठीक है, इन कार्डियक मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का नेचर होता है। इन कार्डियक मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का नेचर होता है, मतलब ये कि आपका दिल अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होता है और अपने आप रिलैक्स होता है, तुम्हारा उसमें कोई रोल नहीं। हाँ, बात अलग है कि तुम्हारा दिल टूट गया है तो और तुम टेंशन में हो तो तुम्हारा हार्ट तेज धड़क सकता है। ठीक है, अब दिल टूटना मतलब कार्डियक मसल का डैमेज होना ही है। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि ऐसा हो गया तो हमारे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। दिल विल में दर्द नहीं है बेटा, द प्रेशर इन द हार्ट इज वेरी मच हाई, दैट इज वाई वी आर फीलिंग सम पेन। ठीक है, हमको ऐसा लग रहा है कि अपनी छाती में, अपने चेस्ट में कुछ बैठा हुआ है, बहुत प्रेशर फील हो रहा है। बात यह है कि जब अपन लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और दिल आपका कभी भी टूट सकता है। ठीक है, एक ही रीजन नहीं होते, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हार्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, हार्ट बहुत जल्दी जल्दी ब्लड पंप करता है,
तो हार्ट में प्रेशर बढ़ेगा तो आपको यहाँ पर कुछ भारीपन फील होगा, और कंटिन्यूसली ये भारीपन फील हो रहा है ना, तो मान लेना कि भाई डॉक्टर के यहाँ जानने की नौबत आ गई है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अचानक से आपको एक इंटेंस पेन होता है। ठीक है, और हर किसी को होता है ये चीज, समझ में आई बात, ये हर किसी को होता है, मुझे भी हो सकता है, तुम्हें भी हो सकता है, और किसी को भी हो सकता है। ठीक है, तो कभी कभी हार्ट में एक बहुत ज्यादा अचानक से दर्द होता है। ठीक, किसी को भी होता है। आपको पता है कई बार मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ ना, तो मतलब 15-20 मिनट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तेज पेन हुआ, पर वो विद इन अ सेकेंड वो चला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, एंजाइना कहते हैं इसको, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। तो जब आपको हार्ट में अचानक से इंटेंस पेन फील हो, दिस इज कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस। ये हार्ट अटैक नहीं है, अचानक से दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। जब हार्ट प्रेशर से ब्लड पंप कर देता है कभी, तो दर्द होने लगता है। ठीक, तो हार्ट ब्रेकिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ द कार्डियक मसल, हार्ट पेन is the pressure on the heart. What is the angina? Intense pain for a second called as angina pectoris. तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का नेचर है, जब बहुत तेज कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो आपको पेन होने लगेगा, और इसमें तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। तुम्हारा मन है कि आज मेरा हार्ट 172 बार धड़के, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, कंडक्टिविटी सिस्टम के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। लेट मी ड्रॉ स्मॉल डायग्राम। हालांकि डायग्राम आप लोगों को बना हुआ है, पर क्या होता है कि जब अपन लोग हाथ से डायग्राम बना लेते हैं तो थोड़ा सा सेल्फ सेटिस्फैक्शन लगता है कि चलो ठीक है कि मैडम ने हाथ से बना दिया। नाउ सबसे पहला जो कंडक्टिंग टिश्यू है वो है ये। ठीक है, ये किससे बना हुआ है? कार्डियक मसल की सेल से बना हुआ है। इसे आप कहते हैं एसे नोड। क्या कहते हैं बच्चों? एसे नोड। ठीक है, नोड क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज द क्लस्टर ऑफ सेल्स। विच सेल्स? कार्डियक मसल सेल्स। ओके, तो ऐसे नोड होता है, थोड़ा सा कार्डियक मसल सेल से छोटी होती है, मतलब कार्डियक मसल थोड़े बड़े होते हैं, ये थोड़ी छोटी होती है इनमें सेल, पर नेचर वही है कार्डियक मसल वाला ही। ऐसे नोड हो गया। नाउ अगर मैंने हार्ट का डायग्राम ऐसा बनाया है, तो अब राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के इस जगह पर, ठीक, इस यहां पर होता है एवी नोड। क्या होता है? एवी नोड। एवी नोड मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, इसे आप ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड भी कहते हैं। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। लेट मी ड्रॉ दिस विच कलर, मैं पिंक कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब वेंट्रिकल की दीवारों पर ऐसे पिंक कलर के बंडल फैले हुए हैं। ठीक है, इसे आप कहते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या कहते हैं बच्चों? बंडल ऑफ हिस। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज बंडल ऑफ हिस। अब आप बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा और फिर बताइएगा कि क्या हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो पिंक कलर का बंडल ब्रांच है, ये वेंट्रिकल की चारों तरफ की दीवारों पर फैला हुआ होगा। आई बात मेरी समझ में? ये चारों तरफ से ऐसा फैला हुआ होगा, इसी का एक्सटेंशन है ये। ठीक है, ओके, डन। ठीक है, ये इट इज कॉल्ड एज परकिंजे फाइबर। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज परकिंजे फाइबर। मैडम ये क्या अजीबोगरीब नाम आप बता रहे हैं, मैं क्या करूं बेटा, बायो लिए हो तब इतने नाम तो पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, नाउ अब मेरी बात को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले सिग्नल किस पे है? एसे नोड पर। कैसे पता चला? जब राइट ऑरिकल पे ब्लड आया तो आपका हार्ट जो हुआ वो थोड़ा सा क्या हुआ? स्ट्रेच हुआ। ठीक है, अब एसे नोड से सिग्नल कहां पे आया? एवी नोड पे आया। ठीक है, एवी नोड से सिग्नल कहां पर आया? बंडल ऑफ हिस पे आया, मतलब वेंट्रिकल की ऊपर की दीवारों पर आया। उसके बाद पूरे जो बंडल ऑफ हिस है, उस बंडल ऑफ हिस तक आ गया, पूरे वेंट्रिकल की दीवारों पर ऐसे रेसेदार धागे है ना एकदम, तो वेंट्रिकल की दीवारों पर पूरा सिग्नल फैल गया। ठीक है, अब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना शुरू होगा। अब जो मैंने बताया वहीं पर वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि सबसे पहले सिग्नल कहां पर आया बच्चों? ऐसे नोड पे। ऐसे नोड को हम लोग पेसमेकर कहते हैं, क्योंकि आपका जो सिग्नल है वो सबसे पहले कहां जनरेट होता है? पेस कहां जनरेट होता है? प्रेशर कहां जनरेट होता है? ऐसे नोड पे। ठीक है, उसके बाद ऐसे नोड ने जो है वो यहां से सिग्नल देते 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 कहां पर ले आया? एवी नोड में। मतलब अगर आप ऑरिकल की दीवारों से होते हुए आ रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज इंटरनोडल पाथवे। मैं आपको और डिटेल से पढ़ाऊंगी। उससे के बाद आपका सिग्नल यहां पर आया, विच इज कॉल्ड एज एवी नोड। देन एवी नोड विल डिसाइड कि किसको कितने प्रेशर से देना है। दैट इज वाई
द पेस मेकर इज एसए नोड, सबसे पहले प्रेशर सबसे ज्यादा किसके ऊपर है, एसए नोड के ऊपर, देन इट विल डिलीवर टू द एवी नोड, देन एवी नोड विल डिसाइड कि वेंट्रिकल की दीवारों को कितने प्रेशर से अपने को सिग्नल देना है, पता चला ज्यादा दे दिए तो हार्ट बस्ट हो गया, हार्ट अटैक आ गया, ओके। एवी नोड के बाद सिग्नल गया बंडल ऑफ हिस पे, जो कि मैंने आपको बताया, और बंडल ऑफ हिस से पूरा सिग्नल परकिंजे फाइबर को दिया गया, ठीक है। अब आपका जो सिग्नल होता है, ये हमेशा याद रखिए कि सबसे स्लोएस्ट सिग्नल जो होता है वो एवी नोड पे होता है, पर सबसे फास्टेस्ट सिग्नल जो होता है वो होता है बंडल ऑफ हिस पे, क्योंकि पतली जितनी तारें होंगी इलेक्ट्रिसिटी उतनी तेज घूमेगी। तो मैडम परकिंजे फाइबर पे भी तो होनी चाहिए। एक्चुअली परकिंजे फाइबर का कॉन्सेंट्रेशन जो मोटाई है, ठीक है, वो एक वेंट्रिकल के हिसाब से डिजाइन की गई है, जबकि बंडल ऑफ हिस जो होते हैं ये इनकी डिजाइनिंग ऐसी है कि इक्वल प्रेशर से दोनों वेंट्रिकल को इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल मिल सके, इसलिए वेंट्रिकल की दीवारों में बंडल ऑफ हिस पे सबसे ज्यादा प्रेशर और सिग्नल फास्टेस्ट होता है, और जितना बंडल ऑफ हिस पे फास्टेस्ट होगा परकिंजे फाइबर को भी उतना ही तेजी से दिया जाएगा, दोनों इंटर रिलेवेंट है, ठीक है। सो दिस इज द pathway of the conducting system. In the next class I will tell you the conducting system in very much detail. मैंने अभी आपको सिखा दिया, बेसिक समझा दिया, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये पूरा और डिटेल से समझाऊंगी। तो आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच। Hey students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर सकें। लास्ट क्लास में मैंने आपको कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में बेसिक पूरी कहानी समझा दी थी, पूरा फ्रेमवर्क समझा दिया था कि कैसे क्या काम करेगा। मैंने आपको सिखाया था कि राइट ऑरिकल के ऊपर क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, जिन्हें आप ऐसे नोड के नाम से जानते हैं। ये क्लस्टर ऑफ सेल्स सिग्नल लेते हैं। कैसे सिग्नल लेते हैं? जब ब्लड आता जाता है तो उन्हें समझ में आता है, या हार्ट स्ट्रेच आउट होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, तो ये जो ऐसे नोड होते हैं इन्हें सिग्नल मिलता है। ये क्लस्टर ऑफ सेल, एक सेल को सिग्नल मिलता है, फिर वो दूसरे को देती है, तो क्लस्टर ऑफ सेल्स होती हैं जो कि नोड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम ऐसे नोड कहते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे नोड किसको सिग्नल देते हैं? एवी नोड को देते हैं, जो कि राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। डन। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो सिग्नल होता है वो बंडल ऑफ हिस में जाता है, जहां पे फास्टेस्ट सिग्नल ट्रांसफर होता है। उसके बाद पूरे वेंट्रिकल में फैले फाइबर्स, जिन्हें परकिंजे फाइबर जो मन करे वो बोल लो, वहां फैल जाता है। उसके बाद आपका हार्ट बीट होता है, ठीक है। तो कंडक्टिंग सिस्टम की जरूरत बहुत ज्यादा है अपन लोगों को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब लोग कहते हैं ना कि मेरा दिल धड़क रहा है, तो क्योंकि ये कंडक्टिंग सिस्टम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं ना, इसलिए आपका दिल धड़क रहा है, ठीक है। नाउ थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाए, लेट्स टॉक अबाउट द एसए नोड, ठीक है, इन लिटिल बिट डिटेल। एसए नोड को हम पेसमेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं, क्योंकि यहीं पर सबसे पहले प्रेशर जनरेट होता है। यह राइट ऑरिकल के ऊपर होता है। ये कितने बार इंपल्स जनरेट करता है, कितने बार सिग्नल जनरेट करता है? 72 टाइम्स जनरेट करता है पर मिनट, ठीक है। और ये हार्ट बीट, मतलब एक्चुअली हार्ट बीट भी यहीं से शुरू होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनोडल पाथवे, ठीक है। Internodal pathway, it is the network of neuromuscular pathway that connect the SA node to the AV node, ठीक है। तो जो भी सिग्नल ऐसे नोड से एवी नोड को पहुंचाते हैं, उन तारों को आप कहते हैं, उन तारों को या उस पाथवे को आप कहते हैं इंटरनोडल पाथवे। नेक्स्ट इज द एवी नोड। एवी नोड ऐसे नोड से सिचुएटेड, छोटा रहता है, और वो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टा मतलब दीवार, ठीक है। तो ये क्या करता है कि दोनों ऑरिकल के बीच में कह सकते हैं, या सेंटर पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये क्या कर देता है? इंपल्स को थोड़ा सा स्लो कर देता है, और इसे हम पेस सेटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर आपको डायग्राम और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आइए देखिए, ठीक है। सो दिस इज दिस ब्लैक एरिया, लेट मी ड्रॉ दिस विद द ब्लू कलर। तो इस ब्लैक एरिया को हम लोग कहते हैं एसए नोड। क्या कहते हैं बच्चों? एसए नोड। एसए नोड इज द क्लस्टर ऑफ सेल्स, ठीक है। कभी कभी तो मैडम आप एक ही बार क्यों बोलती है? बेटा ये थोड़ा टफ है ना, तो अगर मैं इसको बार बार आपको नहीं समझाऊंगी ना, तो फिर आपको आएगा, टकराएगा और चला जाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा। तो फिजिक्स मुझे इतनी आती नहीं, बस इतना आता है कि आया, टकराया, चला गया। बार बार बोलूंगी तो अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नोड है ये अपना। ऐसे नोड से सिग्नल देखो, इंटरनोडल पाथवे दिख रहे हैं आपको, इट इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर थोड़े से न्यूरॉन सेल्स भी हैं, मस्कुलर सेल्स भी हैं, तो ये हो गया इंटरनोडल पाथवे। कहाँ है? लेबलिंग है क्या? अरे नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, दिस इज द इंटरनोडल पाथवे, ठीक है। पूरा सिग्नल यहाँ से होते हुए, ऐसा होते हुए कहाँ पर आया? एवी नोड पे आया।
अब आपको ये कौन सा एरिया दिख रहा है? इट इज द राइट ऑरिकल, इट इज द राइट ऑरिकल, ठीक है। अब ऑरिकल, दोनों ऑरिकल के इस एरिया पे होता है आपका एवी नोड। एवी नोड जो है वो किसको सिग्नल देता है? अब देखिए बंडल ऑफ हिस को, बंडल ऑफ हिस परकिंजे फाइबर को। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द इंटरनोडल पाथवे। मैं बेसिकली इसमें आपको बताना क्या चाह रही हूँ, इसमें मैं आपको बताना चाह रही हूँ ये वाले एरिया विच इज कॉल्ड एज इंटरनोडल पाथवे, कि ऐसे नोड से सिग्नल एवी नोड में कैसे आता है, थ्रू द इंटरनोडल पाथवे, ठीक है, थ्रू द इंटरनोडल पाथवे। ये इंटरनोडल पाथवे मैडम किससे बना है? कार्डियक मसल से, ठीक है। हार्ट में हर नोड वोड जितनी चीजें हैं ना वो सब कार्डियक सेल से ही बनी हुई हैं, ठीक है। तो इस मसल को ऐसे नोड ने सिग्नल दिया और फिर उसे एवी नोड में डिलीवर किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीजें देखें अपन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बंडल ऑफ हिस, ठीक है। एवी नोड समझ में आया आपको कि इसे हम लोग पेस सेटर भी कहते हैं। पेस सेटर किसी भी सिग्नल को थोड़ा सा स्लो कर देता है, ठीक, क्योंकि इतना जोर से सिग्नल आएगा ना तो क्या होगा कि डैमेज हो सकता है आपके वेंट्रिकल। तो बंडल ऑफ हिस उसे फास्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, पर पेस सेटर क्या करता है? थोड़ा सा स्लो हो जाओ भाई, इतना तेज से जाओगे तो वेंट्रिकल डैमेज हो जाएगा। डन। तो देखो सुपीरियर वेना केवा से ब्लड कहाँ आ रहा है बेटा? राइट ऑरिकल में, ठीक है बच्चों। सुपीरियर वेना केवा और इधर इंफीरियर केवा से पूरा ब्लड कहाँ आ गया? राइट ऑरिकल में। जैसे ही ब्लड एंट्री लेगा थोड़ा सा एक्सपैंड होगा आपका हार्ट, ठीक है, तो ऐसे नोड को सिग्नल मिलेगा। ऐसे नोड, ये क्या दिख रहा है आपको? दिस इज द इंटरनोडल पाथवे। जो ग्रीन कलर के भूतिया दिख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनोडल पाथवे, ठीक है। ऐसे नोड से पूरा सिग्नल, लुक एट द एरो, ठीक है, पूरा सिग्नल थोड़ा सा राइट ऑरिकल को भी दे दीजिए, ठीक है, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल को भी दे दीजिए। पूरा सिग्नल कहाँ पर आ गया? एवी नोड पर। ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहां से जो तारें निकली हैं किससे बनी है? कार्डियक मसल से। इन्हें आप कहते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या कहते हैं? बंडल ऑफ हिस, ठीक है। अब मैडम मैंने बहुत सारे लोगों को, इवन जब मैंने 10th में ये चीज पढ़ाई थी तो मैंने उतना डिटेल से नहीं पढ़ाया था, तो बंडल ऑफ हिस जब मैंने पढ़ाया तो लोग मुझे हिस मूवी का वो भेज रहे थे, भाई ये हिस मूवी नहीं है, इट इज बंडल ऑफ हिस, ठीक है। तो बंडल ऑफ हिस में सिग्नल आया। अब आप क्या देख रहे हैं? इस बंडल ऑफ हिस में क्या हो रहा है? देखो पूरी तारें आपकी कहाँ फैली हुई हैं? दोनों वेंट्रिकल में फैली हुई, मतलब ये बंडल ऑफ हिस के पतले 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 तार जो हैं वो पूरे वेंट्रिकल में फैले होंगे, ठीक है। आई बात समझ में मेरी? दिमाग मुंडे में घुसा तुम्हारे ये बात कि पूरा सिग्नल ऐसे नोड से इंटरनोडल पाथवे से होते हुए, इंटरनोडल पाथवे किससे बने? कार्डियक मसल फाइबर से। कहां पर आएगा? एवी नोड में आएगा। एवी नोड से सिग्नल बच्चों कहां पर आएगा? बंडल ऑफ हिस में आएगा। बंडल ऑफ हिस के भी बहुत सारे ब्रांचेस होंगे जो कि वेंट्रिकल की दीवारों पर फैले होंगे और पूरा सिग्नल वेंट्रिकल की दीवारों को दे दिया जाएगा ताकि तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सको, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब भाई राइट वेंट्रिकल को देना है तो राइट वाली तारे जाएंगे जिसे आप कहते हैं राइट बंडल ब्रांच, और अगर लेफ्ट वाले वेंट्रिकल को देना है तो लेफ्ट वाली तारे जाएंगे जिसे आप कहेंगे लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? इन ब्रांचेस को आप कहते हैं परकिंजे फाइबर। बहुत सारे लोग इसको पुरकिंजे फाइबर भी कहते हैं, कुछ कहो जो मन करे तुम्हारा, ठीक है। तो परकिंजे फाइबर इसे अपन लोग कहते हैं, ठीक है। कोई परेशानी इसमें? ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, दिस इज द बंडल ऑफ हिस, दिस एरिया जो मेन ब्रांच रहती है उसके सब डिवीजन को आप परकिंजे फाइबर कहते हैं, जो कि साइमल्टेनियसली राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में फैली हुई होती है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। बंडल ऑफ हिस, एवी बंडल, इट इज द कनेक्शन बिटवीन द आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, ठीक है। इट इज द कनेक्शन बिटवीन आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, बिल्कुल सही बात है। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो बंडल, लेट मी रब ऑल दिस थिंग, जो मैंने गोदागादी की है इसको मिटा देते हैं अपन, ठीक है। अब यार देखो आप बिल्कुल ध्यान से, बंडल ऑफ हिस आपको कहां पर दिखाई दे रहा है? ये हो गया ऑरिकल और ये हो गया वेंट्रिकल, ठीक है। तो बिल्कुल दोनों के बिल्कुल सेंटर पर आपको बंडल ऑफ हिस दिखाई दे रहा है। तो ये कनेक्शन होता है वेंट्रिकल और ऑरिकल की मसल के बीच में। डन 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 डन, इतनी बात आपको समझ में आई, इसीलिए इसको आप कनेक्टिंग बंडल ऑफ हिस भी कह सकते हैं, ठीक है। It begins at the AV node and then divide into the left and right branches and descend down towards the ventricle. उसके बाद ये जब पहले तो इतनी मोटी तार बाहर निकलती है, तार बनी किससे?
कितने बार बताया मैंने, 100-150 बार तो बता दिया होगा, ठीक है। फिर से बता देती हूँ कि किससे बनी है, कार्डियक मसल से। कोई भी लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि ऐसे नोड एवी नोड बना किससे, बेटा कार्डियक सेल से बना हुआ, कार्डियक मसल फाइबर से बनी हुई है, ठीक है हर चीज, ओके। तो ये जो तार निकली ये मोटी है अभी, उसके बाद जैसे जैसे ये नीचे आते जाएंगे ये पतले होते जाएंगे और पूरे वेंट्रिकल की दीवारों पर फैल जाएंगे, ठीक है। नाउ द परकिंजे फाइबर, these are the distribution through the endocardium of the ventricle and propagate the impulses in the entire ventricular musculature। तो बेसिकली जब बंडल ऑफ हिस आपके राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो उसके सब डिवीजन होते हैं, पतली पतली तारे पूरे वेंट्रिकल के अंदर तक, मतलब एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाली लेयर होती है ना, एंडोकार्डियम पढ़ी अपन ने, तो एंडोकार्डियम तक अंदर तक आ जाती हैं तारे। मतलब कि अगर सिग्नल आ रहा है बंडल ऑफ हिस से तो पूरे हार्ट की दीवार में अंदर तक जाना चाहिए ताकि ब्लड आसानी से पंप आउट होकर बाहर हो सके। मेरी बात आपको समझ में आई कि बंडल ऑफ हिस का ही सब डिवीजन होता है परकिंजे फाइबर, पर परकिंजे फाइबर इतना पतला होता है कि वो हार्ट की अंदर की दीवारों तक घुसा हुआ होता है ताकि जब हार्ट पंप करे तो बिल्कुल अच्छी और अच्छी इंटेंसिटी से कर सके। अब मुझे बताओ कि तुम्हें जो अगर कोई तुम्हें मारे या मुझे मारे तो अपन को जब बाहर से मारेंगे तो क्या होगा कि थोड़ा धीरे से लगेगा, पर अगर कोई दम से आपको मारे या मुझे मारे तो मेरा जो शॉक है वो अंदर तक जाएगा और अंदर तक जाएगा तो अंदर तक की सेल्स तक सिग्नल जाएगा और सिग्नल पड़ेगा तो चोट ज्यादा लगेगी। सेम कंडीशन विद द हार्ट, पहले तो बाहर बाहर क्या है हिस, पर बंडल ऑफ हिस क्या सब डिवाइड होकर पूरे हार्ट के अंदर तक के मस्कुलेचर मतलब एंडोकार्डियम तक घुस जाते हैं, तो जो भी सिग्नल आ रहा है बिल्कुल हाई इंटेंसिटी से वो एंडोकार्डियम तक पहुंचाया जाता है ताकि आपका वेंट्रिकल बिल्कुल अच्छे और अच्छी इंटेंसिटी से मूव कर सके, कॉन्ट्रैक्ट कर सके। डन, आई बात समझ में, ठीक है। कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। अब ये पूरी मैं वर्किंग बता रही हूँ, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, पूरे पार्ट्स बताए, कैसे कहाँ से ट्रांसफर होता है, कहाँ जाता क्या। अब मैं आपको बिल्कुल लाइव चीजें दिखा रही हूँ, देखो आप वीडियो को देखो। Although impulse is produced by the entire neuromuscular pathway, न्यूरोमस्कुलर पाथवे, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि होता क्या है। न्यूरोमस्कुलर पाथवे का मतलब ये होता है कि आपके हार्ट जो होता है उसमें बहुत सारी नर्व्स भी होती हैं। क्या होती हैं? चारों तरफ नर्व्स भी होती है। हालांकि आपका हार्ट पूरा मसल से ही रेगुलेट होता है पर नर्व्स भी होती हैं। तो ऐसे नोड का जो सिग्नल आता है, लेट मी ड्रॉ दिस विद द रेड कलर, तो आपको और विजिबल होगा। जब ऐसे नोड को सिग्नल आता है तो सिग्नल जो है वो बहुत सारी नर्व्स से भी आता है। किससे आता है? नर्व्स से भी आता है। दिस इज कॉल्ड एज न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन। मेरी बात समझे आप? फिर से समझाती हूँ। ऐसे नोड किससे बना है? मसल फाइबर से। सिग्नल जो बॉडी से आ रहा है कि हार्ट को तेज बीट करना, धीरे बीट करना, नहीं बीट करना, ये करना, वो करना, कहाँ से आएगा सिग्नल? कहाँ से आएगा? न्यूरॉन से। हालांकि हार्ट पर खुद के भी सिग्नल, बहुत सारे रिसेप्टर हैं, बहुत सारी मसल हैं जो उसे सिग्नल देती हैं, पर न्यूरॉन से भी सिग्नल आ रहा है। तो मसल और न्यूरॉन के बीच का जोड़ क्या कहला रहा है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आई मेरी बात समझ में? तो पूरे बॉडी से हार्ट में जो सिग्नल आता है वो न्यूरॉन्स के थ्रू आता है। न्यूरॉन्स किससे जुड़े हुए हैं? हार्ट की मसल से जुड़े हुए हैं। दिस इज कॉल्ड एज बच्चों न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन। दूसरा सिग्नल कहाँ से मिलता है ऐसे नोड को? जब हार्ट में ब्लड ज्यादा होता है तो स्ट्रेच आउट होता है, तो स्ट्रेच रिसेप्टर भी उसे सिग्नल देते हैं। तो जब पूरे बॉडी से सिग्नल आता है वो कैसे आ रहा है बच्चों? न्यूरॉन से आ रहा है। ऐसे नोड किससे बना हुआ है? मसल से बना हुआ है। न्यूरॉन और मसल का जोड़ क्या कहलाया? न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो पूरे बॉडी से जो सिग्नल आ रहा है वो किससे आ रहा है? न्यूरॉन से। ऐसे नोड में मसल, इट इज कॉल्ड एज न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन। डन। So although impulse is produced by the entire neuromuscular junction pathway, the frequency of impulse generation is maximum in the case of SA node in the comparison to the other pathway of the conducting system. तो पूरा जो सिग्नल है वो न्यूरॉन से आया, न्यूरॉन से ऐसे नोड के मसल्स को डिलीवर कर दिया गया। ऐसे नोड में सिग्नल जनरेशन की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, 72 पर मिनट। चाहे हम किसी की भी बात कर लें, एवी नोड की बात कर लें, बंडल ऑफ हिस की बात करें, फलाना डेमका, किसी की भी बात कर लें, पर मैक्सिमम सिग्नल सबसे ज्यादा किसको मिलता है? ऐसे नोड को। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल बताती हूँ कि क्लास में जब अपन लोग बैठते हैं तो सबसे ज्यादा आवाज किसको आती है? जो सबसे आगे बैठा होता है। ठीक है, क्योंकि सिग्नल सबसे पहले जिसको दिए जाएंगे उसके पास इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, hence it guide the rhythm of the heartbeat and it is called as pacemaker of the heart। ठीक है, अब तुम मुझे एक चीज बताना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझाना कि या सोचना, समझाओगे तुम मुझे, मैं तुम्हें समझा रही हूं।
अगर सपोज दैट कि आपको दिए गए 5 पेड़े, ठीक है, 5 पेड़े जब आपको दिए गए तो वो पूरे जो है मसल गए, ठीक है, वो पूरे चकनाचूर हो गए। अब आपको बोला गया कि आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 5 लोगों को करिए, तो इट इज लिटिल बिट इम्पॉसिबल। पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा अमाउंट किसके पास है? तुम्हारे पास। तो तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि मैं इसको इतना दूंगी, इसको इतना दूंगा, इसको इतना दूंगी, ये अपन डिसाइड कर सकते हैं। तो तुम जनरेट कर रहे हो प्रेशर क्योंकि तुम्हें ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो तुम पेसमेकर हो क्योंकि तुम्हें ही पूरे कंडक्टिंग सिस्टम को, सबको इक्वल अमाउंट में सिग्नल ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। AV नोड ऑन द अदर हैंड इट जस्ट कंडक्ट द इंपल्स टुवर्ड्स फॉरवर्ड, ठीक है। ये बात वही है कि तुम्हारे क्लास टीचर ने तुम्हें इतनी बंडल ऑफ कॉपीज दे दी, सो यू आर द SA नोड, यू आर द SA नोड, नो यू आर द AV नोड, योर टीचर इज SA नोड। तुम्हारे क्लास टीचर ने 150 कॉपियां तुम्हें दे दी और तुम्हें बोला गया पूरे क्लास के बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो तुम्हारा जो टीचर है ना वो SA नोड है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी से तुम्हें कॉपियां दे गया, ठीक है। अब तुम ये देखोगे कि किसको कितनी देनी है। अगर 2 नाम की कॉपी, तुम्हारे एक लड़के की 2 कॉपियां, तो किसी को 2 दे दो, 1 दे दो, 3 दे दो, तुम्हारे ऊपर है। तो AV नोड जस्ट फॉरवर्ड कर रहा है कॉपियों को या सिग्नल को, ठीक है। SA नोड मैंने पूरा दे दिया, अब तुम्हें जितना देना है उतना दे दो। दैट इज वाई AV नोड इज द पेस सेटर, ठीक। AV नोड क्या होता है? पेस सेटर, ठीक है। तो बच्चों हमेशा ये याद रखो कि जो भी सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है वो कार्डियक मसल फाइबर के थ्रू ही ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब आप इस GIF को देखिए क्या कह रहा है। देखना सब लोग, लाइट जल रही, जहां से लाइट जल रही है ना वहां पे सब देखिए। सबसे पहले लाइट कहाँ जली? SA नोड में, बिल्कुल देखते जाइए। लाइट आ रही है इंटरनोडल पाथवे से AV नोड पे, ठीक है। उसके बाद लाइट बंडल ऑफ हिस पे, बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर पे आ रही है, कोई दिक्कत? फिर से देखिए, लाइट कहाँ जली? SA नोड पे, SA नोड से इंटरनोडल पाथवे से होते हुए आई AV नोड पे, AV नोड से कहाँ पे आई? बंडल ऑफ हिस पे, बंडल ऑफ हिस से पूरे ब्रांच में गई और परकिंजे फाइबर से पूरे वेंट्रिकल की दीवारों पर फैल गई, ठीक है। ओके, डन। नाउ द नोडल मस्कुलेचर इज द ऑटो एक्साइटेबल, ठीक है। ये जो नोडल मस्कुलेचर आप देख रहे हैं ये ऑटो एक्साइटेबल है, इसमें आपका कोई नियंत्रण नहीं है। न्यूरॉन जितनी इंटेंसिटी से सिग्नल हार्ट को देंगे उतनी इंटेंसिटी से आपका हार्ट जो है वो बीट करेगा। हालांकि न्यूरॉन का बहुत ज्यादा रोल आपके हार्ट में नहीं है, हार्ट अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, न्यूरॉन सिर्फ सिग्नल ट्रांसफर कर देता है, दैट इज इट, ठीक है। नाउ ऑल द हार्ट मसल्स have the ability to generate the electrical impulses or action potential that trigger cardiac contraction. The SA node indicate it simply because it generates maximum number of action potential 70 to 75 per minute, and it is responsible for the initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. Therefore it is called as pacemaker of the head, ठीक है, या heart, okay? अब आप इसको, आई डोंट थिंक सो कि ये पॉइंट मुझे समझाने की जरूरत है, पर फिर भी आप लिखा है तो समझा देती हूँ कि SA नोड सेल से बना हुआ है। जब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आती, न्यूरॉन सारा सिग्नल SA नोड को देता है, तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसके पास है? SA नोड के पास है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल किसके पास है? SA नोड के पास है। SA नोड पूरा सिग्नल जो है कार्डियक या हार्ट को दे देता है और आपकी एक्टिविटी अच्छी तरीके से चलती रहती है। हमारा हार्ट एक बार में 72 से 75 बार बीट कर सकता है, ठीक है। यही तुम्हारा हार्ट रेट होता है। डन, आई बात समझ में? अब ये बिल्कुल सिंपल एंड लास्ट डायग्राम है। SA नोड को सिग्नल मिला, ठीक है। SA नोड, यहाँ से देखिए, SA नोड को सिग्नल मिला, ठीक है। अब आप देखिए इंटरनोडल पाथवे, देखिए इंटरनोडल पाथवे से सिग्नल आया कहाँ की ओर? AV नोड की ओर आया। AV नोड से सिग्नल कहाँ आया? बंडल ऑफ हिस से आया। बंडल ऑफ हिस से आया बंडल ब्रांच में, और बंडल ब्रांच से परकिंजे फाइबर, जो पतले पतले ब्रांचेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज बंडल ब्रांच, ठीक है, या परकिंजे फाइबर, ठीक। तो ये क्या हुआ? दिस इज द AV नोड, दिस इज द बंडल ऑफ हिस, दिस इज द बंडल ब्रांच, एंड दिस जो तार आपको दिखाई दे रही है, इट इज कॉल्ड एज परकिंजे फाइबर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, ठीक है। नाउ अब मैं आपको आखिरी चीज बता दूं, ऑल एंड नन लॉ, ठीक है। ऑल एंड नन लॉ, अब आप सोच रहे होंगे ब्लैंक स्लाइड मैंने क्यों लगाई है, ठीक है, क्योंकि अब मैं आपको बताती हूं कि SA नोड जो होता है ना वो ऑटो एक्साइटेबल है, उसको थोड़ा सा भी सिग्नल देंगे ना तो वो अपनी इंटेंसिटी से काम करना शुरू कर देगा।
तो यहाँ पर ऑल एंड नन लॉ पता है आपको क्या बता रहा है? ऑल एंड नन लॉ, सिग्नल दोगे तो वो अच्छे से काम करेगा और सिग्नल नहीं दोगे तो वो काम नहीं करेगा। यहाँ पर मॉडरेट होने की गुंजाइश नहीं है कि थोड़ा सा दे दो, ऐसा दोगे तो काम करेगा, चाहे कम ही दो, दोगे तो काम करेगा और नहीं दोगे तो वो काम नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड एज ऑल और नन लॉ। इफ यू आर गिविंग देम इट विल वर्क कंप्लीटली ऑल, ठीक, और अगर नहीं दोगे तो हार्ट आपका बीट नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज ऑल एंड नन लॉ। सो आई होप यू लर्न द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। मैं पूरा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट आपको समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने पाथवे बताया कैसे काम होता है, फिर इसमें मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्डियक मसल बताई जो कि कंडक्टिंग सिस्टम से काम करवाती हैं, या यही मसल की प्रॉपर्टी हैं जो पूरे हार्ट को बीट करवाती हैं। मैंने पाथवे बताया, ऐसे आपका कंडक्टिंग सिस्टम या सिग्नल ट्रांसफर होते हैं। फिर मैंने आपको बताया एसए नोड के बारे में, ठीक है। फिर एसए नोड क्या होता है, इंटरनोडल पाथवे क्या होते हैं, एवी नोड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बंडल ऑफ हिस परकिंजे फाइबर का डिटेल बताया। फिर मैंने आपको ये जीआईएफ दिखाया जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि सिग्नल कैसे ट्रांसफर होते हैं। फिर मैंने आपको पोटेंशियल बताया कितने बार बीट होता है, इट इज द लास्ट डायग्राम। और उसके बाद मैंने ऑल एंड नन लॉ बताया। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, लेट मी समराइज दिस, ठीक है। हम लोगों ने ये सीखा कि न्यूरॉन जो भी सिग्नल लाते हैं वो ऐसे नोड को दे देते हैं। ऐसे नोड इज कॉल्ड एज साइनो ऑरिकुलर नोड, इसको आप साइनो एट्रियल नोड भी कह सकते हैं। देन सिग्नल कार्डियक मसल से होते हुए एवी नोड पे रुका। एवी नोड को हम पेस सेटर कहते हैं, जो कि राइट ऑरिकल के पास, ऑलमोस्ट राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल या राइट ऑरिकल के पास ही होता है, नीचे की ओर, या ऑरिकल वेंट्रिकल के पास, सेप्टाक में दीवारों के बीच में होता है। देन एवी नोड ने पेस को धीरे किया क्योंकि इतने तेज से वो डैमेज भी हो सकता है। देन जो सिग्नल है वो बंडल ऑफ हिस को दिया गया जो कि मसल फाइबर का बंच है, ठीक है। बंडल ऑफ हिस सिग्नल को तेज कर सकता है और फिर उसने जो सिग्नल है वो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवारों पे फैलाया थ्रू द बंडल ब्रांच। ये जो है ये क्या है, बंडल ब्रांच। और बंडल ब्रांच जो है वो और ज्यादा सब डिवाइड हुई जिसे आप कहते हैं परकिंजे फाइबर। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, कि किस तरीके से आपकी हार्ट बीट या किस तरीके से आपके सिग्नल जो है पूरे हार्ट की दीवारों पर ट्रांसफर होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्टिंग सिस्टम। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू व्हाट इज द हार्ट बीट। कंडक्ट करवा लिया, अब बीट करने के बारे में बताओ। कंडक्ट हो गया, पूरा सिग्नल पहुंच गया वेंट्रिकल दीवारों में, अब वेंट्रिकल कैसे सिकुड़ेगा, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जानना बहुत जरूरी है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पर अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। Hey students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains, जहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में बिल्कुल अच्छा और एक्सेल कर सके। एंड दिस इज मी शिप्रा तिवारी। ये तो मैं बताना ही भूल गई थी। तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था वो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया, इसीलिए अपन लोगों ने या मैंने आपको 2 वीडियो में उसको वो समझाया था, ठीक है। अच्छे से डिटेल से एक एक पार्ट इत्मीनान से जब आप पढ़ेंगे तो कंसेप्ट बिल्ट होगा। अब धड़ाधड़ पढ़ते जाएंगे तो जो है आएगा, टकराएगा और चला जाएगा। कहाँ से? मुंडे से, आपके दिमाग से, ब्रेन से, सेरिब्रम से, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है कि बहुत जल्दी पढ़ने के चक्कर पे ना मटिया मेट हो जाता है और आधे से अधिक बच्चे नीट में यही करते हैं कि उनको आता सब है पर तब भी गलत करके आते हैं क्योंकि हम बहुत हड़बड़ा गए थे। तो मेक योर कंसेप्ट, बिल्ड योर कंसेप्ट वेरी स्लोली। इफ यू मेक इट यू कैन सक्सीड इट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे दिल की धड़कन के बारे में, ठीक है। इट्स नॉट अ जोक एंड नॉट अ गाना, ठीक। दिल की धड़कन जो है अपने आप में ही पूरी कहानी कहती है। चलिए देखें कि वो कहानी क्या है, ठीक है। लोग कहते हैं कि हमारा दिल जो है धक धक धड़कता है। बेसिकली दिल दिखता बिल्कुल ओरिजिनली ऐसा ही है जो बाजू में दिख रहा है। आई नो दिस इज अ वियर्ड पिक्चर बट ठीक है, एक आध तो रियल देख लो भाई, आके फ्यूचर डॉक्टर बनना है अपन लोगों को, ठीक है। तो ये एक रियल पिक्चर है। मैं आपको अभी हार्ट बीट में पहले आपको पोजीशन समझाती हूँ कि क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं ना दोनों, ये दोनों ध्यान से देखिए, ये आपके हैं आपके वेना कैवास। क्या है ये? आपके वेना कैवास, ठीक है। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, ये ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, ठीक। ये जो पाइप्स आपको दिख रही हैं, दीज आर द एओर्टा एंड द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये जो है आपकी पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ठीक है। अब बेसिकली बात यह है कि ये जो आपका हार्ट एक बार फूल रहा है, एक बार पचक रहा है, एक बार फूल रहा है, एक बार पचक रहा है, एक बार फूल रहा है, पचक रहा है,
तो फूलना जो होता है बेसिकली इट इज कॉल्ड एज डायस्टोल, इट इज कॉल्ड एज डायस्टोल, और पिचकना इज कॉल्ड एज सिस्टोल। ठीक है, इसको आप डायस्टली और सिस्टली भी कह सकते हैं। ठीक है, आप, मैं इसको सिस्टोल बोलूँ, सिस्टोली बोलूँ, डायस्टोल बोलूँ, डायस्टली बोलूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ, आपकी जो मर्जी में है वो ले लेना। ठीक है, तो दिल की धड़कन के बारे में जो है मैंने आपको बताया कि अगर वो ऐसी हो रही है तो इट इज कॉल्ड एज सिस्टली, अगर वो ऐसी हो रही है तो इट इज कॉल्ड एज डायस्टोली। आपको बहुत सारे लोगों ने बोला भी होगा ये कि आज ना बहुत मेरा दिल तो बिल्कुल ऐसा ऐसा होने लगा था, तो हर कोई ऐसा ही बोलता है कि मेरा दिल तो जो है वो ऐसा ऐसा होने लगा था। तो जब ऐसा है तो इट इज कॉल्ड एज सिस्टली, और जब ऐसा है तो इट इज कॉल्ड एज डायस्टली। आइए आपकी बात में समझ, मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो जब ऐसा 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 होता है तो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आप देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज हार्ट बीट, इट इज कॉल्ड एज हार्ट बीट। ठीक है, आई बात समझ में। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इज कॉल्ड एज हार्ट बीट। तो ये होता है आपके ऑरिकल, और ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं ना, ये एक इधर वाला वेंट्रिकल और एक इधर वाला वेंट्रिकल। ठीक है, चलिए आइए देखें। सो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन और एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इज रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन इज सिकुड़ना, एक्सपेंशन मतलब फैलना, इज कॉल्ड एज हार्ट बीट। ठीक है, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन अकर सेपरेटली इन आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है या एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऑरिकल रिलैक्स होता है। राइट और लेफ्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, आई बात समझ में। राइट और लेफ्ट का कोई भी कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर। ये अपनी खोपड़ी में, अपने दिमाग में घुसा लीजिए आप कि दोनों ऑरिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों ऑरिकल एक साथ रिलैक्स होते हैं और दोनों वेंट्रिकल एक साथ रिलैक्स होते हैं। ठीक है, हाउएवर वेंट्रिकुलर मूवमेंट आर क्वाइट प्रोमिनेंट एंड द फोर्सफुल। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों? वेंट्रिकल के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने तब भी आपको बताया था कि वेंट्रिकल की दीवारें मोटी होती हैं क्योंकि वेंट्रिकल को काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। अब जैसे मैं मोटी हूं तो वेंट्रिकल की दीवारें मेरी मोटी होंगी ऐसा जरूरी नहीं है, वेंट्रिकल की दीवारें वैसी होती हैं, पर वेंट्रिकल की दीवारें या वेंट्रिकल को काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। एक लेफ्ट वाले वेंट्रिकल को पूरे बॉडी को ब्लड देना होता है और राइट वाले वेंट्रिकल को लंग्स तक ब्लड पहुंचाना होता है, तो बाहर निकाल के उन्हें ट्रांसपोर्ट करना है, इसलिए उनकी वेंट्रिकल की दीवारें मोटी होती है। और ब्लड का फ्लो और ब्लड का प्रेशर नहीं, ब्लड का जो क्या कहें इंटेंसिटी डिलीवरी करने की बाहर की ओर वो ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए आइए देखें। ठीक है, तो हार्ट बीट में मैं आपको एक और चीज बताऊं, ध्यान से समझिए। हार्ट बीट में एक कंसेप्ट ये है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि जो आदमी जितना छोटा है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत छोटी बन जाऊंगी, पर जो आदमी जितना छोटा होता है, लेट्स कंपेयर विद द एनिमल्स, जो एनिमल जितना छोटा, तो ये NTSC 10th में आया था और इवन नीट में भी आया था ये कि जो कि किस बताइए कि किसका हार्ट बीट सबसे ज्यादा होगा। तो हमेशा ये कंसेप्ट अपने दिमाग में घुसा लीजिए कि जो ऑर्गेनिज्म, जो जानवर जितना छोटा होता है उसकी हार्ट बीट उतनी ज्यादा होती है। आई बात समझ में कि जो आदमी या जो ऑर्गेनिज्म जितना छोटा होता है उसकी हार्ट बीट उतनी ज्यादा होती है, जो ऑर्गेनिज्म जितना बड़ा होता है उसकी हार्ट बीट उतनी कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर बॉडी छोटी होगी तो हार्ट ब्लड पंप करेगा और फटाक से सर्कुलेट होकर वापस से हार्ट में आ जाएगा। आई बात समझ में। पर अगर बॉडी छोटी है तो सर्कुलेशन में टाइम कम लगेगा, पर अगर बॉडी बड़ी है तो पूरे ब्लड को वापस से हार्ट में आने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे सोचो ना भाई, क्यों नहीं सोचते कि अगर बॉडी छोटी होगी तो दन 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 हार्ट में ब्लड आएगा, पर अगर बॉडी बड़ी और जायंट होगी तो हार्ट में ब्लड क्या होगा, देर से आएगा। ठीक है, तो ये चीज अपने को, ये कंसेप्ट अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे देखो इन एनिमल द हार्ट बीट जो होती है वो होती कितनी है बताइए, होती कितनी है? 72 पर मिनट, यही है अपनी। ठीक, तो अगर कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक, अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज सिस्टली। ठीक है, ओके। अगर हम लोग रिलैक्सेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग रिलैक्सेशन कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज डायस्टली। यही पढ़ा है हम लोगों ने, या मैंने पढ़ाया आपको? ठीक, तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो कितने बार रहा है? 72 पर मिनट।
ठीक है। तो मैडम आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई इंसान जायंट और बड़ा होगा तो उसका हार्ट बीट कम होगा? यस, इतना मतलब आइडियली 72 होता है, रेंज मैंने आपको बताया 70 से 75, ठीक है। रैबिट 200 पर मिनट, स्पैरो 500 पर मिनट, स्पैरो मतलब चिड़िया घर पे जो आती है, ठीक है। कैनरी 1000 पर मिनट, एलिफेंट हाथी 28 पर मिनट, फ्रॉग 64 per minute, shrew is look like a गिलहरी 800 per minute, ब्लू वेल कितनी बड़ी होती है और 25 पर मिनट। तो आपने क्या देखा कि ऑर्गेनिज्म जितना बड़ा होता है हार्ट बीट उतनी कम होती है, क्योंकि सर्कुलेशन में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। आई बात समझ में? नाउ अब मैं आपको बताती हूं कंट्रोल ऑफ द हार्ट बीट, ठीक है। कंट्रोल ऑफ द हार्ट बीट में मैं बताऊं क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उनमें क्या होता है कि हार्ट अगर बीट कर रहा है तो आपका हार्ट कैसा है, आपका हार्ट मस्कुलर हार्ट है, ठीक है। आपके हार्ट में पूरी वर्किंग किसकी है? मस्कुलर मसल की, मतलब कार्डियक मसल की। हालांकि आपका हार्ट न्यूरॉन से भी कंट्रोल होता है, क्योंकि सिग्नल जो आते हैं सिनोड के पास वो न्यूरॉन से भी आते हैं। तो आपका हार्ट मस्कुलर हार्ट है, पर थोड़ा बहुत न्यूरॉन भी उसे कंट्रोल करता है। पर जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनका हार्ट टोटली न्यूरॉन से ही कंट्रोल होता है। आई बात समझ में? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनका हार्ट टोटली न्यूरॉन से ही कंट्रोल होता है। ऐसा हार्ट जो टोटली न्यूरॉन से कंट्रोल हो उसे आप कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट, ठीक है। आपका हार्ट ऐसा नहीं होता। आपके हार्ट में वर्किंग किसकी, आपके दिल में वर्किंग किसकी है? मसल की, मांसपेशियों की, ठीक है। पर अगर कोई हार्ट जिसमें मसल का कोई रोल नहीं हो, जब न्यूरॉन उसे बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और न्यूरॉन उसे बोलेगा कि रिलैक्स हो जाओ तो वो रिलैक्स हो जाएंगे। ऐसे हार्ट को हम न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब हार्ट बीट इज इंटायरली कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सप्लाई इन द आर्थ्रोपोड एंड सम एनिलिडन्स, ठीक है। ये याद रखिएगा कि आपका हार्ट टोटली न्यूरॉन और एनिलिडा, आपका जो हार्ट होता है वो न्यूरॉन के थ्रू कंट्रोल होता है। आर्थ्रोपोडास जिसमें दुनिया जहान की चिड़ी, ये मक्खी मकड़ी आते हैं, और कुछ एनिलिडा में भी, अर्थवॉर्म वगैरह में भी हार्ट वार्ट जो है वो किससे कंट्रोल होता है? आपके न्यूरॉन से कंट्रोल होता है, नर्व्स कंट्रोल करती हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज न्यूरोजेनिक हार्ट, ठीक है। और ऐसे न्यूरोजेनिक हार्ट और न्यूरोजेनिक जो बीट होती है उसको कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट बीट, ठीक। मोलस्का की बात करें जिसमें शेल वगैरह आते हैं, और वर्टिब्रेट्स जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है जैसे कि हम लोग, इनके में हार्ट बीट जो होता है वो स्पेशल मसल से बने, या हार्ट जो होता है वो किससे बना होता है? आपकी हार्ट कार्डियक मसल से बना होता है। हार्ट बीट जो जनरेट होती है वो कुछ स्पेशल मसल टिश्यू से जनरेट होती है। कौन से वो टिश्यूज है? सोचो, क्या पढ़ाया मैंने? ऐसे नोट भाई, यार इतना जल्दी अपन नहीं बोल सकते, मुझे पता था कि तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा ये। तो आपका हार्ट बना किससे? मसल से बना है, और आपका हार्ट बीट एक स्पेशल टिश्यू से जनरेट होता है, उसे आप क्या कहते हैं? ऐसे नोट, ठीक है। ओके, सच हार्ट बीट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक हार्ट बीट। ऐसी हार्ट बीट्स को हम मायोजेनिक हार्ट बीट कहते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अगर आपके मान लीजिए कि न्यूरॉन सिग्नल देना बंद कर दे हार्ट को, तो आपकी हार्ट बीट स्लो और तेज हो सकती है पर बंद नहीं होगी। ये चीज़ याद रखिएगा आप, ठीक है। इसलिए आदमी का ब्रेन डेड भी हो जाता है तो कुछ समय तक आपका हार्ट जो है वो चलता रहता है, मतलब आदमी कोमा में रहता है ना, फिर भी हार्ट बीट रहती है, ठीक है। मायोजेनिक हार्ट बीट एंड द हार्ट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक हार्ट। तो ये चीज़ अपने को याद रखना है कि आदमी का ब्रेन डेड हो जाए तो कुछ सेकंड के लिए हार्ट चलता रहता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और मैंने अभी आपको क्या बताया कि आर्थ्रोपोड्स में जो हार्ट होता है वो न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं, अपना हार्ट मसल कंट्रोल करती है, ठीक है। तो आपका नर्व्स जो है, अगर आपकी नर्व्स थोड़ा बहुत काम, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग गला काटने पे मर पता है क्यों जाते हैं? क्योंकि ब्रेन और मेडुला, आपका जो रीढ़ की हड्डी है इसका सिग्नल टूट जाता है, इसलिए आदमी मर जाता है। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं जिसमें बेहतरीन एग्जाम्पल है कॉकरोच का। कॉकरोच की गर्दन आप काट देंगे ना, ध्यान से समझिएगा कि कॉकरोच की गर्दन आप काट देंगे तो वो 14 दिन तक जिंदा रहता है। तो वो मर क्यों जाता है आपको पता है? क्योंकि वो भूखा रहता है, मुंह से खाना खाता है तो मुंह ही काट दिया आपने। तो मैडम ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका जो नर्वस सिस्टम होता है ना वो खोपड़ी में नहीं होता, उसका पूरा शरीर में होता है।
ठीक है, और पूरा हार्ट जो होता है वो पूरे शरीर में फैला होता है और पूरी नर्व्स उसे कंट्रोल करती हैं। तो अगर आप उसका सर काट भी देंगे तो नर्वस सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर पे ऐसा कोई नर्वस सिस्टम है नहीं। पर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर अपना सर काट दिया गया तो अपनी रीढ़ की हड्डी और अपने सर का कनेक्शन टूट जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया कि आपकी हार्ट भले ही मसल कंट्रोल करती है, पर उसको कहीं वेगस नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व, ये क्या है मैं आपको बताऊंगी, वो सब भी इन्हें कंट्रोल करती हैं। तो आपका हार्ट कुछ समय तक चलेगा और उसके बाद कंट्रोल खो देगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मरने के बाद मसल भी डेड हो जाती हैं। भाई मर जाओगे तो सर्कुलेशन भी बंद हो जाएगा, सर्कुलेशन ही बंद हो जाएगा तो मसल को ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मसल भी डेड हो जाएंगी, हार्ट भी डेड हो जाएगा, सीधी बात, ठीक है। अच्छा, इसीलिए मरने के बाद लोग हार्ट निकाल लेते हैं और रख कर उसे ट्रांसफर भी कर देते हैं और हार्ट चलता रहता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि आपका हार्ट न्यूरॉन से कंट्रोल नहीं करता, हार्ट मसल से ऑटोमेटिकली ऑटो एक्साइटेबल होती है, इनकी मसल अपने आप काम करती रहती है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक हार्ट, क्या डिफरेंस है इनमें, आ जाइए देखें। इम्पल्स ऑफ द हार्ट बीट कम फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द हार्ट, बिल्कुल सही बात है, ठीक। इनके में इम्पल्स ऑफ द हार्ट बीट डेवलप्स विद इन द हार्ट। इम्पल्स कहाँ से है, हार्ट में ब्लड भरना है तो हार्ट फैलेगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर फैलेंगे तो सिग्नल ऐसे नोड के पास आएगा, ठीक। तो हार्ट बीट हार्ट के अंदर ही जनरेट हो रही है, इसमें हार्ट बीट नर्व्स लेके आ रही है, ठीक है। इम्पल्स इज जनरेटेड बाय द नर्वस सिस्टम, ठीक है। इम्पल्स इज जनरेटेड बाय द स्पेशल मस्कुलर टिश्यू, कौन है वो मस्कुलर टिश्यू, इम्पल्स तिलमिलाता कौन है, ठीक है। इवन स्ट्रेच रिसेप्टर भी हटाओ तुम तो सिर्फ इतनी बात सीखो कि अगर ब्लड ऑरिकल में आएगा तो ऐसे नोड को ऑटोमेटिकली सिग्नल देगा। और दूसरी बात और सीखो कि ऐसे नोड में ऑटो एक्साइटेबल मस्कुलर टिश्यू होते हैं, मसल टिश्यू होते हैं, जिनको अपने आप वो ऑटोमेटिक एक्साइट होते रहते हैं, ऑटोमेटिक रिलैक्स होते रहते हैं, ऑटोमेटिक एक्साइट होते रहते हैं, ऑटोमेटिक रिलैक्स होते हैं, ठीक है। तो अपने आप में ही वो सिग्नल जनरेट करते रहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। Nerve fibers are spread over the heart to bring about the contraction and expansion, ठीक है। इनके हार्ट, न्यूरोजेनिक हार्ट में जो नर्व्स होती हैं जी, ठीक है, वो पूरे हार्ट में फैली होती है और वही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाती है। पर इनके में क्या है, इनके पास एक पूरा कंडक्टिंग टिश्यू है भाई, ऐसे नोड है, एवी नोड है, बंडल ऑफ एस है, परकिंजे फाइबर है, पूरे हार्ट में फैले होते हैं। कब से बोल बोल के थक गई हूँ, मेरा सर भी दुखने लगा, आई होप अब तो आप समझ गए होंगे। वो पूरे हार्ट में इंपल्स को, सिग्नल को जनरेट करते हैं। तो ऐसे नोड जो है उनको कुछ भी नहीं दोगे, वो अपने आप ही सिग्नल जनरेट करने लगेंगे। स्ट्रेच रिसेप्टर नहीं हो, नर्व नहीं हो, कुछ नहीं हो, अपने आप सिग्नल जनरेट करेंगे, अपने आप एवी नोड को देंगे, बंडल ऑफ एस देंगे, सब अपने आप होगा। तो स्पेशल टिश्यूज होते हैं जो अंदर ही सिग्नल जनरेट कर लेते हैं, अंदर ही ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक। बने किससे होते हैं, स्पेशल मस्कुलर टिश्यूज से, ठीक है। हार्ट विल स्टॉप ब्रीदिंग इफ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि जो न्यूरोजेनिक हार्ट होते हैं, जो नर्व से कंट्रोल होते हैं, अगर तुम निकाल लोगे ना तो वो खत्म हो जाएगा। पर तुम्हारे हार्ट में ये प्रॉपर्टी नहीं है। तुम्हारा हार्ट, तुमने देखा होगा हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए लोग कहाँ कहाँ ले जाते हैं हार्ट, तो आपका दिल निकाल भी लिया जाए ना तो वो मरता नहीं है, क्योंकि आपका ब्रेन उसे कंट्रोल नहीं कर रहा है। आपका ब्रेन उसे कंट्रोल नहीं कर रहा है, उसे कंट्रोल कौन कर रहा है, उसके अंदर की खुद के ऐसे नोड, एवी नोड, ये सब। आई बात समझ में। हार्ट बीट स्लो और तेज हो सकती है क्योंकि थोड़ी बहुत नर्व्स तो कनेक्टेड है, पर मरेगा नहीं हार्ट। तो अगर आप हार्ट को प्रॉपर मीडियम देंगे ना, बॉडी जैसा, तो वो जीवित रहेगा। और आप कहीं भी उसे 3-4 हज़ार किलोमीटर दूर भी ले जाएंगे तो भी वो जीवित रहेगा, ठीक है। It will continue to beat for some time if detached. Heart is supplied with the proper nourishment and favorable condition. अगर आपको जीवित रखना है तो आप उसे प्रॉपर कंडीशन दीजिए, ठीक है। आई बात समझ में। नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्ट बीट, ठीक है। ओके, कौन कितने टाइप का हार्ट होता है, न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, फिर मैंने आपको बताया कितने बार बीट करता है, फिर मैंने आपको बताया हार्ट बीट में कौन से 2 इवेंट है, ठीक है। दिस इज इट। नाउ लेट्स टॉक लास्ट, ठीक है। हालांकि मैं ये आपको बता भी चुकी थी, पर एक बार और बता देती हूँ। बॉडी में ब्लड फ्लो हार्ट में कैसे होता है मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि एक बार आप फ्लो चार्ट भी देख लें। सुपीरियर वेना कैवा जो बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, और इंफीरियर वेना कैवा जो बॉडी के लोअर पार्ट मतलब डायफ्राम के नीचे से इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। ये दोनों अपना ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल में खोल देते हैं। साइथ में कोरोनरी साइनस, ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस क्या होते हैं, कोरोनरी साइनस इज द वेन ऑफ द हार्ट।
कोरोनरी साइनस भी अपना जो ब्लड होती है वो राइट ऑरिकल में दे देती है। राइट ऑरिकल में जब ब्लड भरता है तो आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व ऐसे खुलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व ऐसे खुलते हैं, जबकि ट्राइकस्पिड वॉल्व ऐसा खुलते हैं। दोनों में डिफरेंस समझिए। ट्राइकस्पिड वॉल्व ऐसे होते हैं, जबकि बाइकस्पिड वॉल्व जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल्व इट इज लाइक दिस, ठीक। बाइकस्पिड वॉल्व कैसे होते हैं? इट इज लाइक दिस, ओके। तो ये ऐसे होते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक। तो ट्राइकस्पिड आपका कैसे खुलता है? ऐसे खुलता है, ओके। और बाइकस्पिड कैसे खुलता है? ऐसे खुलता है। डन, आई बात समझ में? तो मान लीजिए कि ये आपका ऑरिकल है, सपोज दैट कि ये आपका ऑरिकल है और ये आपका वेंट्रिकल है, ओके। दिस इज ऑरिकल एंड दिस इज वेंट्रिकल, ठीक। तो ट्राइकस्पिड कैसे रहेंगे? बिल्कुल ध्यान से समझिए। ट्राइकस्पिड कैसे रहेंगे? ट्राइकस्पिड इट इज लाइक दिस, ठीक, इट इज लाइक दिस। तो जब आपका ट्राइकस्पिड खुलेगा तो पूरा ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल की ओर आ जाएगा, ठीक है। पूरा ब्लड कहां से कहां की ओर आ जाएगा? ऑरिकल से वेंट्रिकल की ओर आ जाएगा। डन। यहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी? बाइकस्पिड वॉल्व की, ठीक है। किसकी बात करूं? बाइकस्पिड वॉल्व की। ध्यान से समझिए। तो सपोज दैट कि ये क्या है? आपका ऑरिकल है और ये क्या है? आपका वेंट्रिकल। डन, ओके। बिल्कुल ध्यान से समझते रहिएगा जो मैं बोल रही हूं, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये वॉल्व कैसे रहते हैं? इट इज लाइक दिस, ओके, ओके। तो ये वॉल्व ऐसे खुलेंगे तो ब्लड जो होगा वो नीचे आ जाएगा। डन। तो ट्राइकस्पिड ऐसे खुलता है और बाइकस्पिड ऐसे, ठीक। बाइकस्पिड बेसिकली क्या होते हैं? ये वॉल्व होते हैं जो इनकी ओपनिंग को खोल देते हैं। किसके? ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग को, एवी फोरामेन जिसे आप कहते हैं, पढ़ाया भी मैंने, उनको खोल देते हैं। और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड तीनों तरफ से होते हैं और ऐसा खोलते हैं एवी फोरामेन को, ठीक है, ओके। एवी फोरामेन इज द छेद इन बिटवीन द ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। डन। ट्राइकस्पिड खुला और पूरा ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आ गया। अभी जहां जहां नीला नीला आपको दिख रहा है वहां पर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जहां लाल लाल दिख रहा है वहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल्व होता है। राइट वेंट्रिकल जो है जब वो ब्लड भर जाता है तो आपका पल्मोनरी वॉल्व खुलता है, इसे हम सेमी ल्यूनर वॉल्व भी कहते हैं, जिसका शेप आधे चंद्रमा जैसा होता है। ये सब बेटा मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अब क्या है मैडम, मैं आदत से मजबूर हूँ, जब तक तुम रट नहीं लोगे तब तक मैं पढ़ाती रहूंगी। अब पल्मोनरी वॉल्व खुलेगा तो पूरा ब्लड कहाँ आ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। ये एक एक्सेप्शन है, ये भी पढ़ा चुकी हूँ मैं। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स उसे ऑक्सीजन देगा, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। लंग्स से निकलेंगी पल्मोनरी वेन, राइट और लेफ्ट दोनों लंग्स से निकलेंगी पल्मोनरी वेन और जाएंगी लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है माइट्रल वॉल्व, जिसे आप बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। ये खुलेगा तो ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड भर जाएगा तो आपका आयोटिक वॉल्व, जिसे आप सेमी ल्यूनर वॉल्व भी कहते हैं, वो खुल जाएगा और ब्लड आपका एओर्टा, जिसे आप सिस्टेमिक आर्टरी भी कहते हैं, और पूरा ब्लड आपकी पूरी बॉडी में रिलीज हो जाएगा। सो दिस इज द फ्लो ऑफ ब्लड, जो कि मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ हार्ट, मीन्स हार्ट बीट। मैंने आपको हार्ट बीट के बारे में बताया। ऑर्गेनिज्म छोटा होगा तो कम हार्ट बीट, ज्यादा हार्ट बीट, और बड़ा होगा तो कम हार्ट बीट। न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट बीट के डिफरेंस के बारे में बताया। सो दिस इज ऑल अबाउट समथिंग अबाउट द हार्ट बीट। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द कार्डियक साइकिल। प्लीज उसे जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगी कि जो सिस्टोली और डायस्टोली होती है, इसमें कि आपको एक बीट में 0.8 सेकेंड लगता है। इस 0.8 सेकेंड के बीच में कितने जो है क्या कहें कि बवंडर होते हैं, कितने ब्लंडर्स होते हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। वेट फॉर द कार्डियक साइकिल, स्टे ट्यून फॉर द चैनल और घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।